जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था F4 का। उसकी वीडियो आपके पोर्टल पे आ गई होगी। जिसकी पहली क्लास है वो वीडियो देख ले, फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे वो अलग से आके पूछ ले। उस वीडियो में, लेक्चर में अगर कोई चीज मिसिंग है तो इवन जो क्लास में थे वो भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब कोई खाली जो नहीं आया खाली वो पूछे। उस क्लास के अंदर हमने जो है ऑनलाइन जो बैठे हैं उनको मेरी आवाज आ रही है और नोट्स नजर आ रहे हैं? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरी आवाज और नोट्स ठीक है? तो हमने उस क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन लिया था इस कोर्स का। कोर्स ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। कोर्स आउटलाइन हमने डिस्कस की थी इन डिटेल कि कोर्स आउटलाइन है क्या। एग्जाम फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था, यहां तक हमने डिस्कशन की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने F4 LW का पहला चैप्टर, दैट इज एजेंसी लॉ। मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहला हमें समझना पड़ेगा कि एजेंसी लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी हैव मेड एजेंसी लॉ। देखिए, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो आपका और टोयोटा के दरमियान क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ चाहिए। लेकिन क्या टोयोटा पूरी दुनिया में गाड़ियां बेच सकता है? सब हर जगह हर शहर में अपना ऑफिस खोले, वहां पे गाड़ी बेचे? नहीं। तो टोयोटा ने क्या किया, जगह जगह खोल लिए अपने ऑथोराइज डीलर। ये ऑथोराइज डीलर क्या होता है? ये असल में होता है टोयोटा का एजेंट। तो टोयोटा ने कहा भैया हम ये सारे काम खुद नहीं कर सकते, सो हम बीच में ले आए। टोयोटा और बायर के बीच में आ गया टोयोटा और बायर के बीच में आ गया एजेंट। तो हमें एजेंट की जरूरत पड़ी। तो हमारा टॉपिक नंबर 1, हमें एजेंट की जरूरत क्यों? और जाहिर है जहां एजेंट होगा वहां एजेंसी, चूंकि जाहिर है एजेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसके सही गलत अच्छे बुरे जायज नाजायज उसको कंट्रोल करने के लिए हमें लॉ तो चाहिए। जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लॉ चाहिए, सही है जी। क्राइम को कंट्रोल करने क्रिमिनल लॉ चाहिए। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त को कंट्रोल करने के लिए, वरना कोई भी किसी को बेच देगा, प्रॉपर्टी लॉ है। तो हर चीज को कंट्रोल करने लॉ है, तो भाई इस एजेंट को भी कंट्रोल करने के लिए एजेंसी लॉ है। पहली बात तो ये। और मैंने ये बता दी एजेंट की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब भी हम एजेंसी लॉ का कोई सवाल देखेंगे, जब भी हम एजेंसी लॉ का कोई सवाल देखेंगे, हमारे सामने 3 कैरेक्टर्स आएंगे। एक, एजेंट। एजेंट वो होता है जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो स्टेट एजेंट होता है वो अपने घर की तारीफ करता है, किसी और के घर की तारीफ। आम आदमी से पूछो, हाँ भाई तुम्हारी गाड़ी कैसी हो, बताएगा मेरी गाड़ी में ये अच्छाई है ये बुराई है, अपनी गाड़ी की बात करता आदमी। लेकिन टोयोटा का जो शोरूम में डीलर है, एजेंट है, ऑथराइज डीलर है, वो अपनी गाड़ी की नहीं बल्कि टोयोटा की गाड़ी। तो एजेंट की खास बात यह है कि वो अपनी नहीं किसी और को रिप्रेजेंट, और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो है प्रिंसिपल, और जिससे बात कर रहा है वो है थर्ड पार्टी। तो हमारी इस एग्जांपल में एजेंट कौन है? ऑथराइज डीलर। किसके बारे में बता रहा है? तो टोयोटा क्या है और किसको बता रहा है? तो यही होता है ना, एजेंट गाड़ी दिखा रहा होता है। ये देखें ना, इस एग्जाम्पल को, इस तस्वीर को गौर से देखें। इसमें एजेंट कार बायर को क्या बता रहा है? टोयोटा ऐसा है, टोयोटा में ये खास बात, इसका ये इंजन, इसका ये, उसका वो, इसका वो, इसका वो। एंड दैट इज एजेंसी। रिप्रेजेंटेशन, किसी का कोई सवाल। तो जब भी हम एजेंसी लॉ का कोई सवाल देखेंगे, हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन एजेंट है, कौन प्रिंसिपल है, और कौन थर्ड पार्टी है। किसी का कोई सवाल? नेक्स्ट, रिलेशनशिप डायग्राम सवाल कर। सर वन मोर एग्जांपल देखें, एग्जांपल बना लेते हैं।
स्टेट एजेंट जो किसी और के घर की तारीफ कर रहा है, जिसके घर की तारीफ कर रहा है प्रिंसिपल, और जो खरीद रहा है बायर थर्ड पार्टी। एक और एग्जांपल हो गई। क्लियर है जी, जिनका ऑनलाइन सवाल था? ओके कर दे, फिर मैं आगे निकल जाऊं। ठीक। कोई और सवाल? ये है रिलेशनशिप डायग्राम आप सबके सामने, इसको बनाइएगा जरा, फिर मैं समझाता हूं इसको करना क्या है। और ये इस चैप्टर की बहुत, क्योंकि इसके ऊपर बेस करेगा पूरा चैप्टर हमारा। नहीं, इस तस्वीर में बनाए, वो तो नोट्स में आ जाएंगे, उसमें होगी। आपकी पहली क्लास है? लास्ट क्लास में कहाँ थे आप? नहीं थे, ऑनलाइन थे आप? हैं? पहली क्लास है, रिकॉर्डिंग सुन ली पहली क्लास की? अच्छा भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोशिश तो करें कि क्लास मिस ना हो। आइडियली फेस टू फेस क्लास ले लें, नहीं तो ऑनलाइन ले लें, नहीं तो रिकॉर्डिंग ले लें। लेकिन अगर क्लास निकल जाए, ये प्लीज मेक श्योर करें कि अगली क्लास में आने से पहले रिकॉर्डिंग सुन लें। इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है? तो अगर जैसे आज, अब तो आप लोग तो हैं, जैसे जिसकी भी क्लास निकले, जब भी क्लास निकले, अगली क्लास की रिकॉर्डिंग आने से, अगली क्लास में आने से पहले पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सुन के आए, वरना पता नहीं चल रहा हो क्या चल रहा है। सही है भाई? कोशिश करें। ठीक। टाइम टेबल हमारा फाइनलाइज हो गया है। ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे क्लास होगी। मैं भी लिखवा दूंगा आपको ना, मुझे याद दिलाएगा बीच में। ठीक है, टाइमिंग लिखवा दूंगा मैं। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 3 दिन क्लास होगी। 2 हाइब्रिड, 1 ऑनलाइन। मैं टाइम लिखवा दूंगा अभी आपको। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिलेशनशिप डायग्राम में हमारी एग्जाम्पल में जो मेजर एग्जाम्पल थी टोयोटा वाली, उसमें एजेंट कौन था? स्क्रीन पे देखो, ऑथोराइज डीलर। प्रिंसिपल कौन था? याद रखें, जब भी एजेंसी लॉ के तहत रिलेशनशिप बिल्ड होता है, सबसे पहले एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड होता है। एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान एजेंसी रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। और इस एजेंसी रिलेशनशिप बिल्डअप के अंदर क्या होता है कि एक आम सा शोरूम वाला ईमेल करता है टोयोटा को और कहता है मुझे अपना ऑथराइज डीलर बना ले। टोयोटा कहता है ठीक है भाई, हमारी 10-12 शर्तें ये पूरी कर दें। तो ये कॉन्वर्सेशन होती है, वो 10-12 शर्तें पूरी करता है, टोयोटा वाले आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं और कहते हैं मुबारक हो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर आवर ऑथराइज। ये प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। फिर क्या होता है? फिर लोग आते हैं, एक आदमी आता है, गाड़ी देखता है, नेगोशिएशंस होती हैं। किसके दरमियान? एजेंट और थर्ड पार्टी, कार बायर के दरमियान। एक आता है देखता है, 2 आते हैं देखते हैं, 5 आते हैं देखते हैं। बेटा आप आगे आ जाओ, इतनी मुश्किल मेहनत करो तो आगे आ जाओ, इतनी सीट्स खाली है ना, आगे आ जाओ। समझ में आई बात? 10 लोग देखते हैं गाड़ी, हर कोई थोड़ी खरीदता है। हाँ या ना? महंगी लगती है तो आदमी बोलते हैं भाई महंगी लग रही, पाकिस्तान में हम बोलते हैं बाद में आएंगे। हम आगे से आ रहे हैं, जाने की एक्टिंग शुरू कर देते हम कि शायद वापस बुलाए, पलट पलट, शायद ऐसे आवाज दे, ऐसे ही। तो 10 में से कुछ लोग नहीं खरीदते, ज्यादातर 2 कहते हैं, एक कहता है मैं खरीदूंगा। जैसे ही वो कहता है मैं खरीदूंगा, वो गाड़ी खरीदता है और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिल्ड होता है बिटवीन टोयोटा एंड कार बायर। आपने गाड़ी किससे खरीदी है? टोयोटा से खरीदी है। किसके जरिए खरीदी है? ये शार फैसल पे ऑथराइज डीलर, इसके जरिए खरीदी। लेकिन असल में जो गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कार बायर, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल यानी कि टोयोटा के दरमियान हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। किसी का कोई सवाल? और ये इस तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब जरा नोट्स बांट लें, फिर मैं आगे जाता हूं। एक एक रखना है।
रखे हैं अभी, भूले भटके आते होंगे। अच्छा जी, अब हमने, मैंने कहा ना इस डायग्राम की गिर्द पूरा घूम रहा है रिलेशनशिप। सबसे पहले इसमें कौन सा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ? एजेंसी रिलेशनशिप। किसके दरमियान? प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान। अब हम देखेंगे हाउ, कैसे ये एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड होता है इसके। अच्छा चलिए इस पे देख लें। तो देर आर 5 मेथड्स ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप। 5 तरीके हैं, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, नेसेसिटी, रेटिफिकेशन और स्टॉपल। ये बाद में लिख लेना बेटा, छोड़ो उसको, ये बाद में आएगा, लिख लेना। अगर कोई नोट में कोई चीज ब्लर है वो बात कर लेंगे, टेंशन नहीं। तो 5 तरीके हैं, आप स्क्रीन पे देखें। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्टॉपल, सॉरी, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, नेसेसिटी, रेटिफिकेशन एंड स्टॉपल। 5 मेथड हैं, एक एक करके तफसील से देख लेते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? सबसे पहले कौन सा रिलेशनशिप बिल्ड होता है? एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड। अब हम पढ़ ले हाउ, कैसे। तो 5 तरीके हैं। पहला का नाम क्या है? एक्सप्रेस। देख लेते हैं। लव्स एक्सप्रेस का मतलब है अपनी मर्जी शो करना, अपनी मर्जी शो करना। अब नोट्स में देखे ना, आगे आ रहा है, हर चीज आ रही है। अपनी मर्जी शो करना। अब मर्जी शो कैसे करें सर? एक तरीका है राइटिंग में, मेल, खत। खत के जरिए अपनी मर्जी शो करें, डॉक्यूमेंट के जरिए, और उससे फास्ट ईमेल। आजकल ईमेल का जमाना है, मेल कौन करता है, खत कौन लिखता है, ईमेल करता है। तीसरा तरीका वर्बल या ओरल। आप किसी को एजेंट बनाएं फेस टू फेस, किसको बनाए? फेस टू फेस या टेलीफोन कॉल के ऊपर बना ले। बहरहाल लिख के या बोल के आप किसी को अपना एजेंट बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस रिलेशनशिप। अभी मैंने एग्जांपल जो शुरू में दी थी, मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि वो जो आम सा एक शोरूम वाला था, उसने प्रिंसिपल टोयोटा को क्या की थी? ईमेल। और ईमेल करके कहा था मैं आपको ऑथराइज डीलर बनना। उन्होंने जवाब में ईमेल दी करी और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब कुछ, वो कौन सा डीलर था? एक्सप्रेस एजेंट बना। वो क्या बना? एक्सप्रेस एजेंट बना। सवाल ले लेते हैं। सर कैन आई प्लीज शेयर दीज? जी 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 बेटा, सब बच्चों को दे दूंगा। नेक्स्ट, एक तरीका तो हो गया एक्सप्रेस। दूसरा क्या है हमारी इस पे क्या था? इम्प्लाइड। लव्स इम्प्लाइड का मतलब है मेरे दोस्त एक्शन। किसी को एक्शन, इशारे, इशारे से, एक्शन से अपना एजेंट बनाए, ना बोल के ना लिख के। क्योंकि अगर बोलेंगे और लिखेंगे तो क्या होगा? बोलो ना, एक्सप्रेस। तो बोल, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ाते पढ़ाते जो है वो एक बंदे ने दरवाजा खोला। जी भाई साहब, सर वो मैं डिलीवरी बॉय, दराज से आपने 50 एलईडी बल्ब मंगाए थे। मैंने कहा हाँ हाँ। मैं तो क्लास ले रहा हूँ अभी। सर वो कोई या तो अपना बंदा भेज दे जो कि 50 एलईडी बल्ब को काउंट करके रिसीव कर ले। अब मेरी और उस डिलीवरी बॉय की कॉन्वर्सेशन आप सब सुन रहे हैं। मैंने एक लड़के को इशारा किया, बोला नहीं, लिख के नहीं दिया, इशारा किया, वो उठा, गया, एलईडी बल्ब 50 काउंट किए, वापस क्लास में आया, मुझे थम्स अप किया और बैठ गया। क्या ये बच्चा मेरे बिहाफ पे जाके एलईडी बल्ब गिन के आया? ये हमारी इस एजेंसी लॉ में कौन सा कैरेक्टर है? नहीं नहीं, कौन सा कैरेक्टर है? एजेंट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कौन है? मैं। मेरे बिहाफ पे 50 एलईडी बल्ब काउंट किए ना। और हमारी एग्जांपल में थर्ड पार्टी कौन है? डिलीवरी बॉय। समझ में आ रहा है इसका मतलब? डिलीवरी बॉय थर्ड पार्टी कैसे? अब फिर बताया, चले दोबारा करते हैं। एजेंट कौन है? जो बल्ब गिनने गया है। किसके बिहाफ पे गिनने गया है? प्रिंसिपल। तो जिसके पास गया है गिनने, वही बचा ना थर्ड पार्टी, डिलीवरी बॉय। सही है? समझ आ रहा है? नहीं समझ में आया है बेटा? आप समझ में आया? जिससे आपने मंगवाए हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, हाँ हाँ।
वो सब थर्ड पार्टी है ना, जिससे मंगवाए डिलीवरी बॉय, वो सब एक ही पार्टी है ना, वो सब, हाँ वो एक ही क्लाइंट। किसी का कोई सवाल? तो लेकिन वो जो स्टूडेंट है मेरा, जो मेरे बिहाफ पे गिन के आया, क्या वो एक्सप्रेस एजेंट है? क्या मैंने बोला था उसको, लिखा था इम्प्लाइड एजेंट है। देखिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक्शन बेस्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो एक शॉप पे गए, शॉप पे जाके आपने काउंटर पे बोला एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, नहीं बोला नहीं, सॉरी, आप शॉप पे गए, बाहर फ्रिज रखा, फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकाली, काउंटर पे रखी, 100 रुपए रखे, उसे 100 रुपए लेके दराज में डाल दिए, कोल्ड ड्रिंक आपको पकड़ा दी, ना आप कुछ बोले ना वो कुछ बोला, ना उसने कुछ लिखा ना आपने कुछ लिखा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इम्प्लाइड एग्रीमेंट, एक्शन बेस्ड। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में ये राइटिंग में होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड तो आम रूटीन लाइफ में होते हैं। इसीलिए इम्प्लाइड की कोई ऑर्गेनाइजेशन मिसाल होगी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशारों में जो है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन में कौन करता है ऐसा? ठीक है, अगला टॉपिक हमने क्या पढ़ लें, हाउ एजेंसी रिलेशनशिप इज मेड, फॉर्म्ड, एक्सप्रेस पढ़ लिया, इम्प्लाइड एक्शन, तीसरा नेसेसिटी का मतलब क्या है? नेसेसिटी का मतलब यह है कि बाज सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां एजेंट मजबूरी में अपने आप को एजेंट बना लेता है, प्रिंसिपल से पूछे बगैर। यहां तो क्या हुआ था, बात हुई थी ना एक्सप्रेस, एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान क्या बातचीत हुई थी, वर्बल में भी बातचीत हुई थी, एक्शन, इसमें एक्शन हुआ था, बहरहाल दोनों इन्वॉल्व थे, एजेंट और प्रिंसिपल दोनों। नेसेसिटी में क्या होगा कि एजेंट किसी मजबूरी से खुद ही अपने आप को एजेंट बना लेगा और प्रिंसिपल को पता भी नहीं होगा कि मेरा एजेंट बन गया। ऐसी भी क्या मजबूरी थी भाई, नेसेसिटी। वो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अब एक एक कोर्ट केस सुनाता हूं मैं आपको। 1874 का ये केस है, और इसके अंदर नॉर्दर्न इंग्लैंड करके केस है, बुक में आपको मिल जाएगा, नॉर्दर्न रेलवेज करके कुछ, खैर नाम से कुछ ना। हाँ एक और बात, हो सकता है आपको ना बुक में इधर उधर केस नजर आए, बिल्कुल क्लियर एक बात समझ लें, एग्जाम में केस का नाम नहीं पूछता, एग्जाम में ये भी नहीं पूछता कि फला केस में क्या हुआ था, एग्जाम में सिर्फ आपको एक सिनेरियो देगा, केस का मकसद पढ़ाने का ये होता है कि आपकी बात समझ में आ जाए। ये बिल्कुल 100% क्लियर अपने दिमाग में रख लें, F4 के किसी पेपर में किसी क्वेश्चन में आपसे किसी लीगल केस का नाम नहीं पूछेगा, और ये भी नहीं पूछेगा आपसे कि उस केस में फला केस में क्या हुआ था। हाँ उस केस में जो कुछ हुआ था वो नॉलेज में होना चाहिए कि उससे मिलती जुलता कोई सिनेरियो बिल्डअप हो सकता है। जैसे ये ट्रेन है ना, उसमें कोई जहाज का जिक्र आ जाएगा, इसमें आगे घोड़ों का जिक्र है, उधर गधों का जिक्र आ जाएगा, मतलब इसका कुछ मिला के कुछ चेंज करके कर देंगे, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो पिक कर लेगा। ये क्लियर बात है। 1874 में एक ट्रेन आके रुकी, उस ट्रेन के अंदर कुछ घोड़े, और उन घोड़ों को रिसीव करने वाला घोड़ों का मालिक नहीं आया। अब जो ट्रेन के एम्प्लॉयज थे, जो इंतजामिया थी, वो स्टेशन मास्टर के पास गए और उससे कहा कि सर ये केस है, एक्चुअल केस, कि सर ये 2 घोड़े हैं, ये पता नहीं 3 घोड़े हैं, इनको रिसीव करने वाला कोई नहीं आया, अब इनका क्या करें? उसने बोला भाई ये तो पता नहीं, मैं तो घोड़े कभी पाले नहीं आज तक, ये क्या खाते हैं तुम बताओ। कहा, सर मुझे खुद नहीं पता क्या खाते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो है कि एक काम करते हैं, 2 गली छोड़ के एक स्टेबल, स्टेबल समझते हैं, अस्तबल जिसमें घोड़े वगैरह पाले जाते हैं, स्टेबल है, वहां रखवा दो, जब घोड़े का मालिक आएगा तब उसके हम हवाले कर देंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता भाई कैसे हैंडल करते हैं इसको। उन्होंने स्टेबल में घोड़ों को जमा करवा दिया। एक बार, एक दिन बाद, 2 दिन बाद वो घोड़ों का मालिक आया और स्टेशन पर आके बोला माजरत मैं आ नहीं सका टाइम पे, ये वो, आई वॉज बिजी इन सम टास्क, मैं अब आ गया हूँ, मुझे अपने घोड़े रिसीव करना। उन्होंने बोला आप जाएं स्टेबल में जाके, 2 गली छोड़ के स्टेबल है, स्तबल, वहां से रिसीव कर लें। वो वहां चला गया, उसे बोला भाई स्टेबल वाले से कि भाई 2 घोड़े मेरे हैं, रसीद आ रहा, हाँ बिल्कुल लाएं, स्टेबलिंग चार्जेस। उसने बोला स्टेबलिंग चार्जेस मतलब? तो भाई अपने घोड़ों को रखा ना, खिलाया पिलाया, जगह दी, ख्याल रखा, तो पैसे होंगे ना, इसके चार्जेस होंगे। तो उसने बोला मैं तो चार्जेस नहीं दूंगा, मैं तो जमा ही नहीं करवाया। कह रहा है वो तो स्टेशन मास्टर देखेगा, तो स्टेशन मास्टर से लो जाके पैसे। ये वो बोल रहा है घोड़ों का मालिक, उसने बोला स्टेशन मास्टर को बुला लो।
स्टेशन मास्टर आ गया जी। उन्होंने बोला भाई ये पैसे मांग रहे, कहता हाँ पैसे देना, आपके घोड़े हैं तो खर्चा पानी भी आप देंगे। कह रहा भाई मैंने तो जमा ही नहीं कराया स्टेबल। खैर झगड़ा बढ़ते बढ़ते अदालत चला गया। जब अदालत गया तो यहां जज ने एक सवाल किया, अच्छा ये बताएं पहले इस एग्जाम्पल में एजेंट कौन है? स्टेशन मास्टर, जो कि अपने नहीं किसी और के घोड़ों की हिफाजत और ख्याल कर रहा है। और प्रिंसिपल कौन है? हॉर्स ओनर, जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहते हैं? शाबाश। और थर्ड पार्टी कौन है? समझ में आ रहा है? किसी का कोई सवाल है तो मैं आगे जाऊं? अगर ये समझ में, सब छोड़ें, ये बताएं एजेंट किसको कहते हैं? सब छोड़ें, जो किसी और को रिप्रेजेंट करता है। स्टेशन मास्टर ने किसी और के घोड़ों को रिप्रेजेंट के तौर पे जमा करवाया ना। असूलन तो हॉर्स ओनर को ख्याल रखना चाहिए था अपने घोड़ों को, लेकिन उसके बिहाफ पे कौन कर रहा है? स्टेशन मास्टर। तो एजेंट कौन है? और जिसको एजेंट रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहते हैं? तो जो स्टेशन मास्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था स्टेबल वाले के सामने? हॉर्स ओनर को। उसी के घोड़े थे ना भाई। अब एक ही पार्टी बची ना तीसरी, वो कौन है जिसके साथ हैंडलिंग हो रही है? और वो है थर्ड पार्टी। और हमारे एग्जाम्पल में थर्ड पार्टी कौन है? स्टेबल ओनर। किसी का कोई सवाल? जज ने एक सवाल किया स्टेशन मास्टर से, पहला अदालती कार्रवाई शुरू हुई। अदालत ने पहला सवाल किया जज ने, स्टेशन मास्टर साहब आप एजेंट हैं? जी। कैसे बने? क्या हॉर्स ओनर ने लिख के आपको दी थी कोई बात? उसने कहा नहीं, ईमेल तो जमाने नहीं था 1874 में। वर्बली आपको कहा था? नहीं। कॉल की थी? नहीं। इशारा किया था? नहीं। अबे तो एक्सप्रेस भी नहीं हो, इम्प्लाइड भी नहीं हो, तो फिर बने कैसे? उसने बोला मैं हूं एजेंट बाय नेसेसिटी। कैसे एजेंट बाय नेसेसिटी? की चार शर्तें। नंबर एक, कम्युनिकेशन। वो कहेगा जज साहब मैंने बड़ी कोशिश करी, स्टेशन मास्टर कहेगा जज साहब मैंने बड़ी कोशिश करी स्टेबल ओनर से राब्ता करने की, मगर राब्ता नहीं हुआ। पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन, अनेबल टू कम्युनिकेट। दूसरा, इमरजेंसी। वो कहेगा जज साहब घोड़े भूखे प्यासे थे, मुझे फौरी फैसला लेना था। अगर ये टेबल होती ना, कोई घोड़ों के बजाय कोई टेबल आई होती, तो मैं उसको उठा के कहीं रख देता। उसके लिए फौरी फैसले की जरूरत नहीं थी। कोई घड़ी होती, कोई लाइट होती, कुछ भी होता, मैं रखवा देता। अब ये घोड़े थे, भूखे थे प्यासे थे, फौरी फैसला करना था, तो इट वॉज एन इमरजेंसी। तीसरा, मैं रिस्पॉन्सिबल इंचार्ज हूं स्टेशन का। अगर इन घोड़ों की मौत हो जाती स्टेशन पे, तो इस स्टेशन पे होने वाले हर इवेंट का रिस्पॉन्सिबल और इंचार्ज मैं हूं। तो आप मुझे पकड़ते अदालत में कि आपके होते हुए घोड़े भूखे प्यासे कैसे मर गए स्टेशन मास्टर साहब, आप हेड हैं स्टेशन के। और चौथा रीजन जज साहब, मैंने इंटरेस्ट देखा प्रिंसिपल का। किसका इंटरेस्ट देखा? अब चलो एग्जाम्पल बनाते हैं। उस वक्त की फिगर तो मुझे याद नहीं, आप बताओ आजकल के दौर में। एग्जाम्पल बनाने के लिए फिगर्स ले लेते हैं, आजकल की फिगर ले लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। आजकल के दौर के हिसाब से आप बताएं, दो घोड़े कितने के होंगे? हमारे से पहले 10 लाख का तो घोड़ा होगा आजकल के जमाने में। है इतनी छोटी छोटी 3 लाख रुपए की गाय आ रही है आजकल, देखें आप जाके बकरा ईद पे। तो घोड़ा कम से कम 10 लाख का दो, अच्छा मुनासिब घोड़ा। और दो घोड़े 20 लाख रुपए के। आजकल स्टेबलिंग चार्जेस कितने होंगे आपके ख्याल में एक घोड़े के रखने के, एक दिन के? बहुत हुआ 1,000, मैक्स 1,000। और 2 दिन के 2,000, और दो घोड़ों के 4,000। अब मुझे एक बात बताओ, 20 लाख रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 4,000 रुपए स्टेबलिंग चार्जेस? तो 20 लाख रुपए खतरे में डालना अकलमंदी है या 4,000 रुपए स्टेबलिंग चार्जेस पे खर्च कर देना? तो ये जो फैसला किया स्टेशन मास्टर ने, वॉज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल और नॉट? प्रिंसिपल कौन है हमारे एग्जाम्पल में? हॉर्स ओनर। हॉर्स ओनर के 20 लाख रुपए के घोड़े खतरे में चले जाते, मर जाते, उससे बेहतर नहीं 4,000 रुपए स्टेबलिंग चार्जेस देते? अकलमंदी ये कहती कि नहीं कहती है? आप अपने मोबाइल के ऊपर 50,000 मोबाइल खरीदते हैं, उस पर 400 रुपए का स्क्रीन प्रोटेक्टर चढ़ाते हैं। सबको पता है कि थोड़े दिनों बाद स्क्रीन प्रोटेक्टर टूट जाएगा। आप कहते हैं कोई बात नहीं, 400 रुपए का स्क्रीन प्रोटेक्टर ही टूटेगा ना सर, 50,000 का मोबाइल तो बच जाएगा।
अकलमंदी यही है सर कि 50,000 का मोबाइल बचा लिया जाए और 400 रुपए का स्क्रीन प्रोटेक्टर टूट जाए। छोड़ो 6-8 महीने बाद तो स्क्रीन प्रोटेक्टर टूट जाएगा, आप उसको हटा के दूसरा स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा देंगे। आपको पता है कि थोड़े दिनों बाद स्क्रीन प्रोटेक्टर टूटेगा, फिर भी आप लगाते हैं। सर अकलमंदी यही है कि 50,000 का मोबाइल बचा लिया जाए और 200 रुपए का स्क्रीन प्रोटेक्टर टूट जाए। तो सही फैसला है। तो हमने कहा, जज ने कहा बिल्कुल जनाब, आप बन गए एजेंट बाय नेसेसिटी। एक दफा और एजेंट बाय नेसेसिटी की डेफिनेशन सुन लेते हैं। ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जहां एजेंट किसी मजबूरी की वजह से प्रिंसिपल को बताए बगैर खुद ही अपने आप को एजेंट बना लेता है। किसी का कोई सवाल तो मैं आगे जाऊं। कुछ कह रहे हैं भाई? जाऊं आगे? हम पढ़ के आ रहे हैं टॉपिक, एजेंसी रिलेशनशिप फॉर्म कैसे होता है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और मजबूरी यानी के नेसेसिटी। तीसरा पॉइंट है ये, सही है भाई। जाऊं आगे? अगला टॉपिक है रेटिफिकेशन। लफ्ज रेटिफिकेशन का मतलब है किसी बात पे अग्री करना बाद में। देखो दो तरीके हैं, मिसाल है, मेरे सामने एक बच्चा है बैठा हुआ है, इसका पानी की बोतल रखी हुई है, ये किसी काम से क्लास से बाहर चला गया, मुझे प्यास लगी, खांसी आई। अब एक तरीका है तो मैं इंतजार करूं वो आए, मैं इनसे पूछूं पानी का। एक तरीका है कि मैं पानी पी लेता हूं, बाद में परमिशन ले लूंगा। अगर परमिशन दे दी ठीक है, नहीं तो पैसे दे दूंगा पानी के, दूसरा पानी ला दूंगा, बरल इवेंट के बाद परमिशन ले लूंगा। दो तरीके होते हैं आमतौर पे। लॉ कहता है जब किसी चीज को आप करने के बाद परमिशन मांगे तो उसको कहते हैं रेटिफिकेशन, बाद में अग्री करवाना। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? अच्छा, एग्जाम्पल सुने। बाज औकात ऐसा होता है कि एजेंट किसी का एजेंट बन जाता है, मजबूरी में नहीं, उसको लगता है कि मैं मनवा लूंगा प्रिंसिपल को। देखें, अगर तो कह सुन के एजेंट बने तो कौन सा एजेंट? एक्सप्रेस। इशारों से एजेंट बने तो? मजबूरी में बने तो? लेकिन बात सिनेरियो ऐसे होते हैं जब आप किसी की एजेंट बनते हैं और आपको लगता है मैं एजेंट बन जाता हूं, बाद में पूछ लूंगा, और मुझे लगता है वो मान लेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। मैं शर्ट खरीदने गया मार्केट, मार्केट में मैंने अपनी शर्ट खरीदी। एक जगह बड़ी सस्ती शर्ट मिली, सेल लगी हुई, मैंने अपने भाई के लिए भी ले ली, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी खरीद लेता हूँ, बाद में भाई को बताऊंगा वो मान जाएगा और पैसे दे देगा, और ये मान लेगा कि मैं उसके ब्याह पे शर्ट खरीद के लाया हूं, हालांकि भाई को तो पता भी नहीं अभी। अच्छा, यहाँ मजबूरी कोई नहीं है, यहाँ मजबूरी, डील इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि जब मैं भाई को बताऊंगा ना कि मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारे ब्याह पे शर्ट खरीदी, और देखो ये 2,000 रुपए की शर्ट सिर्फ 800 रुपए की है, तो भाई कहेगा बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा वो तुम मेरे एजेंट बन गए, मेरे ब्याह पे शर्ट खरीद ली। और चूंकि ये सब कुछ बाद में हो रहा है तो इसलिए लॉ का लफ्ज है रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल समझ में आई? ऐसा बहुत सारी जगह होता है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है भाई के हट जाए, नहीं कोई क्यों लाया भाई, शर्ट तो अजीब सी है ना, 800 रुपए की, मैं क्या करूं, तुम रख लो ये। तो रेटिफाई नहीं हुआ। हो सकता है बाद में आके गुस्सा करती मुझे पानी पीने पे, क्यों पिया मेरा पानी, ये दम का पानी था, हमारे हमारे पीर साहब ने दिया था ये राहत फतेह अली खान के पीर साहब नहीं थे, बड़ी पिटाई उटाई की थी उन्होंने, दम का पानी पी लिया। अब मैंने इनका पानी पी लिया, गुस्सा करिए हमारे दम का पानी था, आपने क्यों पिया ये? मैंने कहा बेटा अब तो पी लिया, बरल। समझ में आई बात? अब इसकी एग्जाम्पल बनाते हैं। केस हुआ ये अब कोर्ट केस सुन ले जल्दी से। केस में हुआ ये, केस तो बाद में हुआ, पहले इंसिडेंट सुन ले फिर केस बताऊंगा। एक इलाके में, मोहल्ले में घर खाली हुआ, घर फॉर सेल। आपको पता है जब घर सेल होता है ना, खाली होता है, तो फौरन स्टेट एजेंट पहुंच जाते हैं। तो एक स्टेट एजेंट पहुंच गया और उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बंदा निकला, चौकीदार। चौकीदार से पूछा भाई सुना है घर खाली है? उसने बोला जी। उसने बोला देख लो? उसने बोला हाँ। मालिक ने कहा खाली घर है, दिखा दो जिसको दिखाना। उसने कहा चले मेरे साथ। उसने घर देखा, घर देख वेख के उसने कहा कि तुम्हारे मालिक कितने पैसे मांग रहे हैं? तो उसने कहा जी 4 करोड़ रुपए मांग रहे हैं इस घर के, और जो तफसीलात थी, 2 बेड है, 4 बेड है, जो भी उसकी तफसीलात। उसने बोला अच्छा, कहाँ गए मैं मालिक? चौकीदार ने बोला पता नहीं, अभी किसी काम से गए मैं, 2-3 दिन लगेंगे, शहर से बाहर गए शायद, कहाँ है पता नहीं। तो आप आ जाए 2-3 दिन बाद, उनसे बात कर लें।
अब स्टेट एजेंट ने सोचा यार मेरे पास बहुत अच्छी पार्टी है, ऐसा ना वो हाथ से निकल जाए, तो मैं काम करता हूँ पार्टी को घर दिखा देता हूँ, बाद में मालिक मकान से मनवा लूंगा कि मुझे अपना स्टेट एजेंट बना लो। पॉइंट समझे? उसने एक पार्टी को ले आया, पार्टी थी, उसको घर वर दिखाया, बोला 5 करोड़। मालिक मकान कितने मांग रहा था, और उसने आगे पार्टी को कितने बताए, और खैर एक पार्टी को दिखाया, दो पार्टी को दिखाया, और 4.5 करोड़ रुपए में डन करवा लिया। स्टेट एजेंट ने घर खरीदने वाले को 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ में घर का सौदा कर लिया, और घर के मालिक को अभी तक खबर भी नहीं कि ये स्टेट एजेंट मेरा एजेंट बन गया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 2 दिन बाद वो टोकन ही पकड़ लिया उसने, 10 लाख रुपए का। क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं, एडवांस मनी जी, टोकन मनी, 10 लाख रुपए का टोकन ही पकड़ लिया। अब 2 दिन बाद ओनर आया, स्टेट एजेंट उससे मिला, और सर कैसे हैं, ठीक हैं आप, खैरियत से ही हो? मतलब मैं आपकी गैर मौजूदगी में आया था आपके घर। उसने कहा जी जी, चौकीदार ने बताया था, मैंने घर देखा माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। जी जी जी। तो मैंने ना आगे पार्टी को घर दिखा दिया। अब थोड़ा सा प्रिंसिपल को आया गुस्सा, उसने बोला यार आपने मुझसे तो बात की नहीं, मेरा घर आगे किसी को दिखा दिया आपने? उसने बोला दिखा भी दिया और बेचने का सौदा भी कर लिया। अब जाहिर है मालिक मान गुस्से में, बॉडी बॉडी उसकी बनी है, तो उसने कहा यार ये आप मतलब आपको कोई तमीज है, कोई इंसानियत है? आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा घर किसी को दिखा दिया, घर दिखा के सौदा भी कर दिया। बोले जी सौदा भी कर लिया, 10 लाख रुपए का टोकन भी पकड़ लिया। अब तो फ्यूरियस मालिक मकान। उसने बोला मेरी बात सुने आप, अगर आप घर बेचते तो कितने का बेचते? उसने बोला 4 करोड़। मैंने कहा मैंने 4.5 करोड़ का सौदा किया। अब मालिक मकान थोड़ा ठंडा हुआ। तो मैंने कहा आप कमीशन कितना देते अगर किसी को देते? मैं तो 5 लाख रुपए कमीशन देता स्टेट एजेंट को, मुझे भी 5 लाख रुपए दे दें, हालांकि मैं आपको 50 लाख रुपए ज्यादा दिलवा रहा हूँ, आप अपनी खुशी से दे दीजिएगा अगर कुछ ऊपर हो, मिठाई समझ के। अब मालिक मकान को लगा कि हाँ यार फायदा तो मेरे मतलब का है। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना एजेंट बना लेता हूं। ये है एजेंट बाय रेटिफिकेशन, अग्रीइंग लेटर ऑन। क्या ये एग्जांपल समझ में आई? एक सेकंड देंगे बेटा, बात हो गई ना, मैं सवाल लेता हूँ, मैं जरा एक जी सवाल जोर से पूछे बगैर घर देखे, बेटी बात समझे बात को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल क्या दी, मैं अपने लिए शर्ट लेने गया और भाई से पूछे बगैर उसके लिए शर्ट खरीद ली। ठीक है, मुझे लगा इतना अच्छी डील है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप मुझे बताएं, आप अगर एक घर 4 करोड़ में बेचे, अरे बताया तो था एग्जाम्पल, चौकीदार था उसने घर दिखाया था, भूल गए आप? क्या हुआ? अभी नहीं बताया? जब वो गया था तो चौकीदार था घर में, घर खाली था, उसने कहा दिखा दो। सही है, अब क्लियर है? समझी? सर अगर वहां नहीं पे समझे? ऑनर कहीं और डील कर दे, हैं? आपने यहाँ पे एजेंट बाय तो नहीं होगा भाई। तो फिर आप स्ट्रेट क्वेश्चन पकड़े, वो तो उसकी जिम्मेदारी है ना एजेंट की। मालिक मकान कहेगा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, फर्स्ट करें मालिक मकान ने कहा नहीं भाई मैं असूलों का सख्त हूं, तुम 4 करोड़ क्या 5 करोड़ क्या 6 करोड़ में घर बेचोगे, मैं तुम्हें घर नहीं बेचूंगा, मैं असूलों मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे बावला ही होगा जो 2 करोड़ में छोड़ेगा, लेकिन एक मिसाल है। तो नहीं होगा रेटिफिकेशन, नहीं बनेगा एजेंट। हमारा टॉपिक क्या है देखो, आप समझे हमारा टॉपिक क्या है, हाउ एजेंसी रिलेशनशिप इज, लिख के बोल के, इशारे से, मजबूरी में, और बाद में मान जाए तो ना माने तो नहीं बना एजेंट, नहीं बना घर, नहीं बिका घर, सौदा नहीं हुआ, अल्लाह हाफिज। अब वो एस्टेट एजेंट जाके सॉरी करेगा उस पार्टी को, 10 लाख रुपए जिससे टोकन ले उसको 11 लाख रुपए वापस करेगा या कुछ करेगा, वो उसका काम जाने। प्रिंसिपल कहेगा भाई मैं तो प्रिंसिपल बना ही नहीं, मैं तो तुम्हारा प्रिंसिपल, तो बात ही खत्म हो गई। तो आगे बात, तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी वो डिक्लाइन हो गई, बात ही खत्म। तो चली नहीं ना बात, अब तुम जाओ नई आईडी बनाओ। अब समझ में आए? रेडी करो। हैक करो।
कोई सवाल इसमें किसी का? तो बात बनी नहीं ना, चली नहीं ना आगे, तो बात ही खत्म हो गई। रेटिफिकेशन के बाद मेरे दोस्त, अच्छा रेटिफिकेशन की कुछ शर्तें हैं। लॉ कहता है रेटिफिकेशन अगर होगी तो उसकी 4 कंडीशंस हैं, इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो रेटिफिकेशन विल नॉट अकर। पहली शर्त, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। जिस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके दरमियान, एजेंट एंड थर्ड पार्टी के दरमियान, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या एजेंट दुनिया में मौजूद था? जुमला सुने ना, एजेंट दुनिया में, ये नहीं लिखा हुआ प्रेजेंस, क्या लिखा हुआ है? पिछली क्लास में आप नहीं थे ना, ये बच्चा जो येलो शर्ट पहना हुआ, क्या नाम है आपका? जोर से। शिवम। मुश्किल नाम है तो आसान नाम। शिवम। स्पेलिंग बताओ। शिवम। अरे यार, और कौन बच्चा एब्सेंट था ये तुमसे? तुम्हारा नाम क्या है? सागर। हाँ, जब सागर नहीं था पिछली क्लास में, सागर वॉज नॉट प्रेजेंट इन लास्ट क्लास, लेकिन एग्जिस्ट तो करता था ना। सागर कहीं तो बह रहा था, सागर की गहराइयों में कोई तो था। सागर हमारे साथ नहीं था मगर सागर की गहराइयां कहीं तो थी दुनिया में। अब समझ में आई? तो प्रिंसिपल उस वक्त मौजूद नहीं था जब एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन प्रेजेंस नहीं थी, एग्जिस्टेंस तो थी ना। हाँ या ना? सही बेटे। दूसरी शर्त, द प्रिंसिपल मस्ट हैव हैड लीगल कैपेसिटी। लॉ ये कह रहा है जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके दरमियान, एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो क्या प्रिंसिपल कानूनी मालिक था या नहीं? सर ये कानूनी मालिक क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। क्या है बेटा आपका? हम्माद। हम्माद आपका घर किधर है, इलाका? ड्रिग रोड पे इनका घर है। मकान नंबर? अबे बता दो मैं। 272। अगर मैं 272 मकान नंबर के सामने खड़े होकर कहूं ये किसका घर है, तो आप बोलोगे सर ये मेरा घर है। हमाद बोलेगा ये बोलने में है ऐसे। कानून ये सब बातें नहीं देखता, कानून कहता है कागजात के ऊपर किसका नाम है, वो है लीगल ओनर। तो अगर तो उस घर के कागज पे उसी मालिक का नाम है तब तो ये रेटिफिकेशन हो सकती है, और कागज में अगर उसका नाम नहीं है बल्कि किसी अब्बा का नाम है किसी और का नाम है तो रेटिफिकेशन, यानी कि ये जो मालिक मकान था प्रिंसिपल, इसके घर, ये घर किसका था, ये घर प्रिंसिपल का था सर। नहीं नहीं, घर के जो पेपर है ना, पेपर में किसका नाम है सब? पेपर में तो प्रिंसिपल साहब के अब्बू का नाम है, अभी तक अब्बू के नाम है, तो लॉ कहेगा रेटिफिकेशन नहीं होगी। क्योंकि प्रिंसिपल का, ये हमाद का घर तो है, लीगल ओनर नहीं है। लीगल ओनर वो है जो घर के कागज पे जिसका नाम लिखा हुआ है। क्या मेरी जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी में मैं आता हूँ, वो मेरी गाड़ी है। कोई बोलता है सर फारूक की गाड़ी इधर करो, फारूक की गाड़ी इधर करो, वो गाड़ी के नाम जो है ना मेरी अम्मी के नाम पे, तो आई एम द ओनर ऑफ दैट कार, बट आई एम नॉट द लीगल ओनर। जब कोई आम बोल चाल में हम बोलेंगे फारूक साहब की गाड़ी, लेकिन जब अदालत में बात जाएगी ना, अदालत कहेगी ये किसकी गाड़ी, छोड़ो, कागज लाओ कागज। कागज पे किसका नाम है, ये तो आपकी अम्मी का नाम है ना, आपकी अम्मी इस गाड़ी की मालिक है। आप बाहर, शाबाश, चलो बाहर। मैंने कहा जैसा मैं चला, अबे तू चला, हम क्या करें भाई, हम तो लीगल ओनर से बात करेंगे। लीगल ओनर कौन है उसको लेके आओ। क्या ये बात समझ में आई? तो अदालत कहते हैं जिस पर कॉन्ट्रैक्ट हो तो मालिक के पास क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल के पास क्या होनी चाहिए बच्चों, लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि अदालत ये नहीं देखती किसका घर है उसका घर है, वो रहता है वो नहीं रहता। अदालत कहेगी हटाओ कागज पे किसका नाम, वो लाओ, उस बंदे को भेजो। किसी का सवाल? जाऊं आगे। हम पढ़ क्या रहे हैं, एजेंट बाय रेटिफिकेशन। और एजेंट बाय रेटिफिकेशन होने की 4 कंडीशन है। नंबर 1, एजेंट का दुनिया में मौजूद होना उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। एजेंट का कानूनी मालिक होना। और तीसरा, रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम के अंदर हो जाए। क्या टाइम? कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम, रेटिफिकेशन होने का टाइम, इसके दरमियान जो टाइम है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट करें कॉन्ट्रैक्ट हुआ 8 सितंबर, रेटिफिकेशन हुई 12 सितंबर, तो दोनों में कितना गैप आ गया? 12, 4 दिन का गैप आ गया। अदालत, लॉ ये कहता है ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए टाइम। अब मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी आपको, लॉ किधर बनता है मेरे दोस्त? पार्लियामेंट। उसकी इंटरप्रिटेशन, तशरी, एक्सप्लेनेशन कौन करता है? कोर्ट करता है। सही है भाई, आपकी पहली क्लास निकली, सुने और से आपको बता रहा हूँ, खासतौर पर जिनकी पहली क्लास निकली।
जिसने तुमने रिकॉर्डिंग सुनी है ना, तो बेटा लॉ किधर बनता है? पार्लियामेंट में टेक्स्ट की शक्ल में होता है। मसलन पार्लियामेंट ने लिख दिया कि रेटिफिकेशन मस्ट टेक प्लेस विद इन रीजनेबल टाइम, ये कह के पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया। अब सर ये रीजनेबल टाइम क्या होगा? ये केस टू केस वेरी करेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा। और कौन फैसला करेगा? पार्लियामेंट। कि इस केस के अंदर मुनासिब टाइम है 4 दिन, इस केस में मुनासिब टाइम है 1 महीना, उस केस में मुनासिब टाइम है 2 घंटे, इस केस में मुनासिब टाइम है 4 दिन। अभी तो हर दफा बदल रहा है। हाँ, तो केस टू केस वेरी करेगा। एग्जाम्पल बनाते हैं। मैं एक बेकरी गया, मुझे सैंडविच पसंद आया, मैंने जेब में हाथ डाला, 50 रुपए। अबे मैंने कहा सैंडविच तो 200 रुपए का है। मैंने बेकरी वाले को 50 रुपए दिए और मैंने कहा भाई साहब ये एडवांस पेमेंट है, मैं अभी जाके थोड़ी देर में आता हूँ, 1-2 घंटे में, और आपसे सैंडविच ले जाऊंगा। ये देना नहीं किसी को, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सैंडविच। 50 रुपए दे के मैं गया। 8 घंटे बाद आया। जब मैं आया तो बेकरी वाला ना बेकरी सैंडविच बेच चुका था। मैंने बोला यार मैंने आपको 50 रुपए दिए थे एडवांस, कहना ये ले 50 रुपए, वापस कर दिए उसने। मैंने कहा यार सैंडविच तो चला गया ना। कह रहा भाई मैंने वेट किया, भाई ने। मैंने कहा यार आप थोड़ी देर रुक जाते 8 घंटे। और उसने बोला दिमाग खराब है, देख रहे हो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में 8 घंटे सैंडविच खराब हो जाएगा, फ्रेश ही नहीं रहेगा। तो मैंने आपका 1-1.5 घंटे इंतजार किया था, आप नहीं आए, मैंने सैंडविच बेच दिया, ये ले आप वापस अपने 50 रुपए। इस सिनेरियो में मुनासिब टाइम है 1-1.5 घंटा, क्योंकि उसके बाद सैंडविच क्या होना शुरू हो जाएगा? खराब। सुनते रहे गौर से। मैं सरिया खरीदने गया, दूसरा सिनेरियो, घर बनाने वाला सरिया होता है ना वो। मैं गया, मैंने जेब 10 लाख रुपए का सरिया था, मैंने जेब में हाथ डाला, 50,000 निकले मेरी जेब में। मैंने कहा यार पूरे पैसे नहीं, कोई बात नहीं, मैंने एडवांस पेमेंट दी 50,000। और सरिये वाले को कहा कि भाईजान मैं आऊंगा 1-2 दिन बाद, और बाकी 9.5 लाख रुपए दे के, 10 लाख में से 50,000 अभी दे रहा हूँ, 9.5 लाख रुपए दे के सरिया ले जाऊंगा। उसने बोला ठीक है। मैं आया 2 हफ्ते बाद, मुझे काम वाम फंस गया मैं। मैंने उसको 50,000 रुपए दिए, सो 50,000 दे चुका था। मैंने कहा ये लो 9.5 लाख और लाओ मेरा रिमेनिंग सरिया और सब कुछ चीजें। उसने बोला मैंने बेच दिया। मैंने कहा यार मैंने आपको एडवांस पेमेंट करके गया 50,000 2 हफ्ते पहले। कह रहा वो सरिया खराब हो रहा था। मैंने कहा खराब हो रहा था? सरिया कौन सा खराब होता है यार? तो 100 साल घर में लगा होता, सरिया सरिया खराब नहीं होता? बारिश पानी तूफान मट्टी धूल धूप चलता सरिया। उसने बोला नहीं मैं सरिया खराब हो रहा था। मैंने बोला दिमाग खराब है सरिया? मैं अदालत चला गया, अदालत में केस कर दिया, अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया। तो हम कहेंगे सैंडविच के सिनेरियो में 1 घंटा वॉज रीजनेबल टाइम, और सरिये के सिनेरियो में 1 महीना वॉज रीजनेबल टाइम। क्योंकि सैंडविच और सरिया दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों के सिचुएशन में रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन अलग अलग होगी। इसीलिए लॉ बनता किधर है? पार्लियामेंट में। लेकिन केस के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करता है? कोर्ट करता है। किसी का कोई सवाल? नहीं, कोर्ट को हमने कुछ रूल्स दिए हैं, वो हम इंशाल्लाह जब ईएलएस का टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन रूल्स। उन रूल्स के अंडर में इंटरप्रिटेशन करता है। ये भी नहीं वो अपनी मर्जी, मेरा कोर्ट मेरी मर्जी, ऐसा नहीं चल रहा। जी जी सर मतलब जो बायर है इसकी वो तो मैं एक तरीके से वर्बल कॉन्ट्रैक्ट करके गया ना। जी जी जी। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट करके गया तो इससे मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 बातें हैं इसमें। पहले एक बात समझ ले सारे लोग, बड़े इस सवाल से पहले 1-2 बातें, जवाब से 1-2 पहले बातें याद रखें। लॉ ये कहता है, बच्चों को लिख देता हूँ मैं, कहीं जगह मिल जाए ना मुझे, खाली जगह नहीं मिल रही। चलो यहाँ लिख लो, चलो यहाँ लिख लो। याद रखें वर्बल भी लॉ हो जाता है, वर्बल भी, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पहले समझ लें, एक्शन इंप्लाइड, इशारे से भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और रिटन भी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लॉ ये कहता है बेहतर है रिटन, क्योंकि रिटन को प्रूफ करना आसान है। लेकिन याद रखें वर्बल, आप जो जाके कैंटीन से समोसा खरीदते हैं, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट तो है, हाँ या ना? वर्बल भी बच्चों को ध्यान में होता है, वर्बल तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं 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 नहीं। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, उसकी कानूनी हैसियत है, लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। इम्प्लाइड भी, एक्शन से भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसकी भी कानूनी हैसियत है। रिटर्न भी, रिटर्न तो हो ही जाता है, उसकी कानूनी हैसियत है। लेकिन लॉ ये कहता है वर्बल और इम्प्लाइड हो तो जाता है, आइडियल नहीं है, आइडियल है रिटर्न। अब इनके सवाल का जवाब ये कह रहे हैं
कि भाई जरा सवाल रिपीट करना ताकि जरा जवाब कनेक्ट हो जाए उससे। तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया ना, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्ट उसने कहा था कि मैं आऊंगा कितने दिन में, 2 दिन में, और वो आया 2 हफ्ते में। तो ये कर सकता है वो कि वो ये उसको ये कहे कि भाई आपने 2 दिन का वादा किया था, आप सो के आ रहे हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, जब तक ये सरिया मेरे पास पड़ा रहा है इसको रखने के चार्जेस मैं आपसे लूंगा, क्योंकि आपकी वजह से सरिया पड़ा रहा और मेरी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गई। नाउ यू नीड टू पे रिमेनिंग 9.5 लाख। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 10 लाख में से एडवांस कितना दिया था? बचा कितना? 9.5 लाख, और 5,000 रुपए और दें स्टोरेज चार्जेस, सरिया रखने के पैसे, वरना मैं आप पे केस कर दूंगा अदालत में कि आप देर से आए। फिर आप आ जाके बोलना हमेशा देर कर देता हूँ, कोई सरिया खरीदना हो, कोई सैंडविच खरीदना हो। समझ में आ रही बात? चलें, अटेंडेंस हो रही है, ऑनलाइन वाले पे अटेंडेंस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी का कोई सवाल इसमें रेटिफिकेशन में? रेटिफिकेशन होने की चौथी शर्त कि जब ही कौन है इसमें? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जब रेटिफाई करे तो कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें माने, कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन माने। क्या मतलब सर सारी टर्म्स एंड कंडीशन माने? मसलन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके दरमियान एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान कितने रुपए का? 4.5 करोड़। प्रिंसिपल ने कहा यार ठीक है 4.5 करोड़ ठीक है, वो तो खुद 4 करोड़ चाहते, 4.5 हो गई तो जबरदस्त बात है, इसको रोक दे अभी, इसको रोक दे अभी, मैं अभी कर लेता। 4.5 करोड़ ठीक है भाई। उसने बोला था दूसरी बात ये तय हुई थी कि आप बिल वगैरह अपने क्लियर करा के देंगे जो आपके बिल हैं। हाँ ना, ठीक है भाई, बिल भी हम देंगे, हमने दायरे बिजली इस्तेमाल की तो हम ही देंगे बिल, और कोई अगर आपके ऊपर टैक्स वगैरह ड्यू है आप वो भी देंगे। उसने बोला हाँ ठीक है। जब घर बिकते हैं ना तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह के ड्यूज होते हैं घरों पे, तो उसने बोला वो भी हम क्लियर करा के देंगे, और घर पे आप पेंट करा के देंगे। उसने बोला नहीं, पेंट नहीं कराऊंगा मैं। कौन बोल रहा है? प्रिंसिपल। किसको बोल रहा है? एजेंट को, कि मैं 4 में से 3 शर्तें मानूंगा, चौथी शर्त लॉ कहता है नहीं नहीं, रेटिफिकेशन में या तो सारी बातें मानो या सारी बातें ना मानो, रेटिफिकेशन ना करो। इवन ईदर यू से 100% यस और यू से 100% नो, देर इज नो इन बिटवीन। क्या ये जुमला समझ में आया? लॉ ये कहता है कि जब प्रिंसिपल रेटिफाई करे, कंप्लीटली रेटिफाई करे, ये ना बोले कि ये तो को मान रहा हूं, इसकी तो मैं रेटिफाई कर रहा हूं, इसको नहीं कर रहा। लॉ कहेगा नहीं नहीं, या तो पूरा हाँ या पूरा ना। किसी का कोई सवाल? बाद में तो है, लेकिन बाद में उसने बोला मैं बाद में मान रहा हूं, कुछ बातें मान रहा हूं कुछ बातें नहीं मान रहा, तो लॉ कहेगा रेटिफिकेशन नहीं हुई। फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट है, दोबारा थर्ड पार्टी को बुलाया, दोबारा बैठे, फिर तो रेटिफिकेशन नहीं हुई ना। कोई सवाल? जाऊं आगे। पांचवी शर्त, ही मतलब प्रिंसिपल रेटिफाई करे थर्ड पार्टी को सफिशिएंटली क्लियरली, बिल्कुल वाजे अल्फाज में हाँ बोले, ऐसे यस आई
अग्री। लॉ कहता है ये तो जुमला ठीक है, ये जुमला ना ये सही नहीं है। लेट्स सी, ये क्या जुमला, इसे पता ही नहीं चल रहा। इसे अगर मैं आपको कोई ऑफर करूं और आप पलट के बोल, आप मुझे कोई ऑफर करें और मैं पलट के बोलूं लेट्स सी, तो ये हाँ है ना है, सिर्फ कुछ भी नहीं है। तो लॉ कहता है ये सही रेटिफिकेशन नहीं, वाज़े अल्फाज होने चाहिए। आई एक्सेप्ट, अग्री तो हो गया ना उधर ऊपर लफ्ज, आई एक्सेप्ट, बात तो सही है। अगर ये जुमला बोले बात तो सही है, आप मुझे कोई ऑफर करें और मैं उसको पलट के कहूं हाँ यार बात तो सही कर रहे हो तुम, ये यस है नो है, ये क्लियर है ही नहीं। लॉ कहता है बिल्कुल क्लियर बात करें, हाँ या ना। देखते हैं, चलो देखा जाएगा, बात तो सही कह रहे हो यार, सोचा जा सकता है। लॉ कहते हैं सब अल्फाज गलत हैं, इससे कोई रेटिफिकेशन नहीं हुई। कोई सवाल, जाऊं आगे, बिल्कुल हाँ या ना। ये जो ना आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, अब समझ में आया ये? नहीं नहीं बस सही है। अच्छा जी, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ लेते हाउ एजेंसी रिलेशनशिप इज, हम एजेंसी तक ही रहे तो बेहतर है। हाउ एजेंसी रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड, तो हमने बोला लिख के बोल के, इंप्लाइड, नेसेसिटी, रेटिफिकेशन, और चौथा पांचवा है स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब है, लव्स स्टॉपल का मतलब है स्टॉप, किसी को किसी पर्टिकुलर काम से रोकना, किसी को किसी पर्टिकुलर काम से रोकना स्टॉपल कहलाता है। एग्जाम्पल देखो मेरे भाई, एक एग्जाम्पल बनाता सिनेरियो, ये एक्चुअल केस हुआ। ये पहले केस तो मैं बाद में बताऊंगा, यानी कि 1-2 मिनट बाद बताऊंगा, पहले केस का बैकग्राउंड सुन लें, क्योंकि केस किस वजह से हुआ। हुआ ये कि एक पार्टी हुई, क्या हुई बच्चों, आजकल के साथ समझ ले, बारबेक्यू पार्टी हुई लेट्स से, हुई तो एक्चुअल पार्टी। उसमें एक कंपनी के ओनर ने सबको बुलाया, अपने सप्लायर को भी बुलाया, और कंपनी का परचेज मैनेजर भी आया हुआ था, और भी लोग थे। अभी हम इन 3 लोगों का खाली जिक्र करते हैं जिनके साथ गड़बड़ हुई। ओनर ने इंप्लॉइज भी बुलाए हुए, सप्लायर को भी बुलाया हुआ, कस्टमर्स को बुलाया हुआ, और भी लोग को बुलाया, और खाना खाएंगे। इतने में ओनर ने सप्लायर से कहा कि सप्लायर भाई आप हमारे नए परचेज मैनेजर साहब से मिले? कह रहा नहीं, अभी बुलाते हैं। बुलाओ भाई परचेज मैनेजर साहब को बुलाओ। परचेज मैनेजर साहब आ गए। सब, अब ओनर ने सप्लायर को, इनसे मिले, ये हैं हमारे नए परचेज मैनेजर, ये आपसे अब कंपनी के बिहाफ पे सामान खरीदा करेंगे। और परचेज मैनेजर से कहा इनसे मिले, ये हैं हमारे सप्लायर, इनसे जाके आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे। समझ में आ रही कहानी? अब इस पूरे सिनेरियो में बच्चों एजेंट कौन है? एजेंट कौन है? परचेज मैनेजर ना, जो किसी और के बिहाफ पे जाके खरीदेगा। नहीं समझ में आया? एजेंट कौन है? और जिसके बिहाफ पे खरीदेगा वो कौन होता है? प्रिंसिपल। और हमारे एग्जाम्पल में प्रिंसिपल कौन है? और जिससे खरीदेगा वो, समझ आ रहा है? इसका मतलब समझ आ रहा है। अब हुआ ये कि खैर खाना वाना हुआ, पार्टी हुई, सबने खाना वाना खाया, अपने घर अल्लाह हाफिज। अगले दिन सब अपने अपने ऑफिसों में चले गए काम से, परचेज मैनेजर भी ऑफिस आ गया, प्रिंसिपल ओनर भी आ गया। किसी बात पे प्रिंसिपल और परचेज मैनेजर का झगड़ा हो गया, ओनर का और परचेज मैनेजर का झगड़ा हुआ। प्रिंसिपल ने कहा यार ये तो बड़ा गलत तरीका है, ये तो गलत तरीका है। उसने बोला यार परचेज मैनेजर का गलत तरीका है, तो आप छोड़, खत्म करते हैं नौकरी, छोड़े। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, और परचेज मैनेजर नौकरी छोड़ के चला गया। अगले दिन, पार्टी के अगले दिन परचेज मैनेजर नौकरी छोड़ के चल, अभी केस आएगा अदालत में, अभी केस अदालत जाएंगे, अभी झगड़ा तो होने दें। नौकरी छोड़ के चला गया। अब 2 दिन तक परचेज मैनेजर इधर घूमता रहा फारिग। किसी बात तो उसके दिमाग पर अड़ गई, उसके दिमाग में शैतानी मंसूबा आया, वो गया फौरन परचेज मैनेजर, जो कि अब परचेज मैनेजर नहीं है, साबका परचेज मैनेजर, वो प्रिंसिपल, वो थर्ड पार्टी के पास गया, सप्लायर के पास, बोला अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? बोला हाँ जी अल्लाह वाल, पहचाना? मैं कह रहा हाँ हल्का हल्का याद तो आ रहा है, लेकिन पूरा तरह याद है। मुझे पार्टी में से मिले थे।
कह रहा हाँ लेकिन मुझे कह रहे नहीं आप जिस आप 4 टिक्के खाए आपने। उसने बोला हाँ ये 4 टिक्के दिलाने की आदत है, वो जब आप मुड़े ना गुलाब जामुन 30 दफा लेके तो मैं तो खड़ा होता वहां। उसने बोला यार दिल में तो बेशरम आदमी खाना खिला के जताया जा रहा है कह रहे हाँ भाई याद आ गया, टिक्के के छोड़ना आप। अब आप बोले, कह रहे यार मैं हूँ सप्लायर, याद आ वो परचेज मैनेजर, जी जी याद आ गया। मुझे मेरी कंपनी ने भेजा है सामान खरीदने, और उससे 2 लाख रुपए का सामान उधार पे खरीद लिया। किसने खरीद लिया? परचेज मैनेजर एजेंट ने। किससे? सप्लायर थर्ड पार्टी से। और सामान लेके शॉर्ट। 2 दिन बाद बिल बनाया परचेज उसने, सप्लायर ने बिल बना के किसको भेजा? ओनर को। ओनर ने कहा भाई ये कौन सा बिल है? उसने बोला आपने सामान मंगवाया। कह रहा मैंने कब सामान मंगवाया? कह रहा आपका वो आया था ना परचेज मैनेजर। कह रहा कौन सा परचेज मैनेजर? कह रहा वही जो आपको 2 दिन पहले आया था। तो उसने बोला भाई वो तो हमने इसको निकाल दिया। कह रहे नहीं आपने मुझे पार्टी मिलवाया था ना उससे। कह रहे हाँ जब आप 4 टिक्के खा रहे थे। कह रहा सारी बेशर्म हो तुम लोग यार, सब बेगैरत मुझे याद दिलाए जा रहे। कह रहा यार आप टिक्कों को छोड़ो ना, आप काम की बात करें। कह रहे हाँ हाँ वो जब 4 टिक्के खा रहे थे उस वक्त जो चौथा टिक्का आपने जब खत्म किया तो मैंने आपको एक बंदे से मिलवाया था, वो था परचेज मैनेजर। कह रहा जी 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 वही आए थे मेरे पास। तो उसने बोला उनको तो हमने निकाल दिया। यार मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। खैर बात झगड़ा हो और बात चली गई अदालत में। अदालत जब हुई तो अब यहां बड़ा अहम पॉइंट है। अदालत ने प्रिंसिपल से पूछा, ये बहुत अहम पॉइंट है, यहां पे फैसला होगा। अदालत ने प्रिंसिपल से पूछा कि प्रिंसिपल साहब क्या आपने सप्लायर को बताया था कि ये मेरा परचेज मैनेजर है? ओनर ने कहा जी। 4 वो टिक्के। ऑर्डर ऑर्डर, जज ने कहा खामोश। तो उसने कहा अच्छा अगला सवाल, क्या आपने निकालते वक्त बताया था? देखें ये बड़ा अहम पॉइंट है। तो अदालत ने प्रिंसिपल से पूछा कि आपने रखने का तो बताया था, क्या निकालने का बताया था? तो कहेगा नहीं जज साहब निकालने का तो नहीं बताया। तो कह रहे उसको क्या पता कि आपने उसको निकाल दिया है। लिहाजा अदालत ये फैसला करती है कि 2 लाख रुपए का बिल सप्लायर को प्रिंसिपल देगा। सुनते रहे सप्लायर को, और केस खत्म। सुनते रहे, केस खत्म। उसके बाद एक नया केस होगा जो प्रिंसिपल केस करेगा परचेज मैनेजर में, धोखाधड़ी, फ्रॉड और झूठ का। कि जब आपको एज एन एम्प्लॉय निकाल दिया था फिर भी आपने अपने आप को एम्प्लॉय शो किया और 2 लाख रुपए का सामान लेके भाग गए, और फिर अदालत 2 लाख रुपए परचेज मैनेजर से लेके प्रिंसिपल को दिलवाएगी और फिर जुर्माना वगैरह भी करेगी। बहरहाल एजेंसी लॉ ये कहता है कि इस मामले में एजेंट प्रिंसिपल, सॉरी इस मामले में परचेज मैनेजर एजेंट था। सर उसको तो निकाल दिया था ना। नहीं आपने बताया नहीं। द कोर्ट विल स्टॉप फ्रॉम द प्रिंसिपल फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट। क्योंकि प्रिंसिपल जाके डिनाई करेगा अदालत में, जज साहब ये मेरा एजेंट नहीं है, मैं तो उसको निकाल दिया। जज कहेगा स्टॉप, ये है आपका एजेंट बाय स्टॉपिंग, आपकी गलती है, आपने निकालने का बताया क्यों नहीं? रखने का बताया था जी, तो निकालने का भी बताओ। किसी का कोई सवाल? तो मैं आगे जाऊं, जाऊं आगे? सर अगर वहां पे परचेज मैनेजर बिल्कुल ही गायब हो जाए तो नुकसान। तो ढूंढते रहेंगे, परचेज मैनेजर गायब ही हो गया, बिल्कुल ही गायब हो गया, तो फिर ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे। बहरहाल सप्लायर को पैसे तो मिल जाएंगे 2 लाख रुपए। किससे? प्रिंसिपल से। क्योंकि प्रिंसिपल की गलती है ना, देखो सप्लायर को क्या पता। मैं समझा सवाल आया, कोई सवाल इसमें किसी का? यार मेरा मशवरा ये है कि ब्रेक के बजाय हम ऑफ ले लें, क्योंकि बारिश का मामला है ना, सिनेरियो है। तो हम जितना पढ़ सकते हैं 5 सवा 5 बजे तक, फिर हम ऑफ कर लें, ब्रेक ना लें, ठीक है? ब्रेक लेस चलते हैं आज। क्या ब्रेक चाहिए? अबे बारिश का भी तो सोचो यार। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? हैं? तो तुम तो पीसीचेस में रहते हो ना यार, तुम्हें तो मसला नहीं, तुम तो पैदल पैदल पहिया पहिया पहुंच जाओगे। हम क्या करेंगे, हम तो बच जाएंगे। नहीं चपकते चपकते नहीं हम। नहीं नहीं। सर 10 मिनट का तो 10 मिनट का ब्रेक क्या करोगी तुम? अच्छा चलें फिर एक काम करें, 5 मिनट का ब्रेक लें, जल्दी से खा पी के आ जाए, ज्यादा लंबी नहीं करिएगा, ठीक है? ऐसी चीज खाएं जो फौरन मिल जाए। अब ये नहीं बच्चा खड़ा हो जाए सर वो फ्राइज बना रहा था मुझे खड़ा होने में बहुत देर लग गई, तो बिस्किट खाना, ठीक है? जाओ।
एक सेकंड, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं क्लास, 10 मिनट का ब्रेक। जो भी केस है, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, फिर मैं समझा रहा हूँ जो हुआ ना उसके अंदर वो। अब जैसे अभी अभी मैंने आपको केस सुनाया कि ये परचेज मैनेजर पैसे लेके भाग गया, सामान लेके भाग गया, अब उसमें सेल्स मैनेजर हो सकता है पैसे लेके भाग जाए, या उसके ब्याह पे स्टेट एजेंट करके भाग जाए। टोयोटा का ऑथर अभी अभी थोड़े दिनों की बात है, गुजरांवाला या पता नहीं शहर का नाम भूल गया, उसमें टोयोटा का ऑथराइज डीलर करोड़ों रुपए लेके भाग गया, लोगों से एडवांस की बुकिंग के पैसे लिए, एडवांस बुकिंग जो गाड़ी बुक होती है ना, गाड़ी की बुकिंग के पैसे लिए और भाग गया। अभी ये चंद एक साल पहले की बात है यार, एक 8-10 महीने हुए होंगे, अभी बहुत बड़ा मसला हुआ था, टोयोटा का ऑथराइज डीलर भागा। तो ऐसा होता है, तो आपको ऐसे ही बोलेगा भाई ऐसे एजेंट पैसे लेके भाग गया, तो आप कहेंगे अच्छा, फिर आप पूछेंगे कि क्या प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म किया था कि अब ये हमारा एजेंट, अगर इन्फॉर्म नहीं किया तो फिर सप्लायर ओ प्रिंसिपल जिम्मेदार। इस तरह आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अथॉरिटी ऑफ। जब भी हम अपने एजेंट को अथॉरिटी देते हैं, वी नीड टू एक्सप्लेन 2 थिंग्स। सबसे पहले, जब भी कोई किसी को एजेंट को अथॉरिटी दे तो एक्सप्लेन करे टाइप ऑफ अथॉरिटी। क्या टाइप ऑफ अथॉरिटी? मसलन जब हम कहते हैं ना फला शख्स हमारा सेल्स एजेंट है, तो सेल्स क्या है? टाइप। ये हमारे बिहाफ पे सेल कर सकता है, ये हमारे बिहाफ पे। जब हम कहते हैं ना फला शख्स हमारा परचेज मैनेजर है, द वर्ड परचेज एक्सप्लेन्स द टाइप ऑफ अथॉरिटी। क्या ये बात समझ में आई? और दूसरी चीज जो हमने एक्सप्लेन करनी है वो है स्कोप। स्कोप का मतलब है लिमिट। अगर सेल्स कर सकता है तो 10 लाख रुपए तक की सेल कर सकता है, अगर परचेज कर सकता है तो 5 लाख रुपए तक की परचेज कर सकता है। आप कहेंगे 5 लाख डोनेट करता है, द लिमिट ऑफ अथॉरिटी। सो वी नीड टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ अथॉरिटी एंड स्कोप, यानी कि लिमिट ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी एजेंट को अनलिमिटेड अथॉरिटी दे देंगे, वो तो भैया कर देगा ऐसी की आपका कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड मिसाल के तौर पे, उसकी एक लिमिट होती है। तू भाई मेरे कार्ड, मेरे पैसे, मेरी मर्जी, कितने भी निकालो। उसने कहा नहीं सर, अगर हमने इसको अनलिमिटेड कार्ड बना दिया ना और ये पिन किसी और के हाथ लग गई तो एक दिन में झटके में आपका सारा अकाउंट खाली कर देगा वो। तो आपकी सिक्योरिटी के लिए बेहतर है कि आपको एक लिमिटेड अथॉरिटी दी जाए। किसी का कोई सवाल? टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। जब कोई प्रिंसिपल किसी एजेंट को अथॉरिटी देता है तो 2 तरह की अथॉरिटी होती है, एक्चुअल और अपेरेंट। पहले इसका मतलब समझिए, एग्जाम्पल बनाते हैं। आपके घर का दरवाजा बजा, मतलब घर को छोड़े, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए, एक साहब आए, बोले मुझे असलम साहब ने भेजा है और कहा है कि आप उन्हें, यानी कि मुझे 2 लाख रुपए का उधार के पे सामान दे दें। अब आपने बोला भाई मैं तो आपको जानता ही नहीं और मुझे पता ही नहीं कि असलम साहब ने आपको भेजा है कि नहीं भेजा, आप 1 मिनट जरा वेट करें। आपने असलम भाई को फोन मिला, हेलो असलम भाई, जी जी ये आदमी आया है मूंछ वाला, ये आपने भेजा है? जी जी। कौन है ये? भाई ये मेरा, उसको दे दें आप, कोई मसला नहीं। आपने उस बंदे पे रिलाय नहीं किया, बट यू आस्क्ड फॉर एंड वेरीफाइड फॉर एक्चुअल अथॉरिटी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? क्योंकि आपकी तो नॉलेज में नहीं था ना, तो आपने जब तक एक्चुअल अथॉरिटी कंफर्म नहीं हो गई, आपने उसकी बात पे भरोसा, सुनते रहे। और ये कैसे किया? एक्सप्रेस।
इम्प्लाइड मतलब एक्शन। सिनेरियो 2, अपेरेंट अथॉरिटी कहते हैं ऐसी अथॉरिटी जो एक्चुअल में हमें ना पता हो लेकिन बजाहिर, अपेरेंस, अपेरेंस से निकला अपेरेंट, अपेरेंट मतलब बजाहिर। अपेरेंट अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी को कहते हैं जिसमें हमें एक्चुअल अथॉरिटी का पता नहीं होता कि है या नहीं, लेकिन हम अपेरेंस से अंदाजा लगाते हैं, बजाहिर सिचुएशन को देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ इस शख्स के पास अथॉरिटी होगी। मिसाल के तौर पे आप इम्तियाज गए, आपने सामान खरीदा, बिल के पैसे किसको देंगे? जो काउंटर पे, या आप बोलेंगे इम्तियाज भाई को बुलाओ? बोले क्यों भाई, खैरियत? इम्तियाज भाई को क्यों? स्टाफ ने पूछा क्यों? यार ये सामान खरीदे ना, पैसे देने। अबे तो तेरे 5,000 रुपए के लिए इम्तियाज इम्तियाज जनरल स्टोर के मालिक को बुलाएंगे हम 5,000 रुपए के लिए? कह रहे हाँ मुझे जब तक, अच्छा चलो ठीक है इसको वेरीफाई करता हूँ मैं, एक्चुअल अथॉरिटी। कैशियर तुम इधर आओ। तुम कैशियर हो जी, क्या नाम है तुम्हारा? आसिफ। शनाख्ती कार्ड दिखाओ तुम आसिफ हो या नहीं, मैं तो वेरीफाई करूंगा अथॉरिटी। अब आसिफ है वो, हाँ भाई आसिफ है वो। अब तुम मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ जो इम्तियाज जनरल स्टोर वालों ने तुम्हें एज अ कैशियर। वो बोलेंगे तुम आपका दिमाग खराब है, पागल है, दुनिया में ऐसा कहाँ होता है भाई? अपेरेंस, जो बजाहिर कैश काउंटर पे बैठा होता है हम चुप करके उसको पैसे दे देते हैं, हम उसकी किस अथॉरिटी पे बच्चों रिलाय करते हैं? अपेरेंट अथॉरिटी। वी नेवर वेरीफाई एक्चुअल अथॉरिटी। क्या ये जुमला समझ में आया? आपने टीएसए में पैसे जमा कराए, किसको दिए हैं? जोर से, अकाउंट्स ऑफिस में। अकाउंट्स ऑफिस में गई, फिर क्या किया? अकाउंट्स ऑफिस पहुंच गई तुम, फिर तुमने क्या बोला हैं? वाउचर दिया, और ये ऊपर टीएसए में किसको दिए? कैशियर बोले ना, कैशियर। तो आपने वेरीफाई किया वो कैशियर है भी या नहीं? इसका मतलब आपने एक्चुअल अथॉरिटी पे रिलाय, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ था जो भी आदमी, आपने उसको दे दिए। इसका मतलब है आपने किस अथॉरिटी पे रिलाय किया? अपेरेंट अथॉरिटी पे रिलाय किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? टीसीएस का बंदा आपके ऑफिस घर आया, बेल बजाई, आपने दरवाजा खोला, बंदा टीसीएस के यूनिफॉर्म में, गाड़ी, और उसकी गाड़ी पे भी टीसीएस के स्टिकर लगे हुए, पीछे डब्बा रखा हुआ उस पर भी टीसीएस, उसके गले में कार्ड टीसीएस का। आपने मान लिया कि वो टीसीएस में है। यू नेवर आस्क फॉर द एक्चुअल अथॉरिटी वेदर दैट पर्सन पजेस और नॉट। क्या ये जुमला समझ में आया? ऐसे लातादाद एग्जांपल्स होते हैं आपकी लाइफ में जहां आप लोगों की एक्चुअल अथॉरिटी वेरीफाई नहीं करते बल्कि अपेरेंट अथॉरिटी पे चले जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना भाई? अभी मिसाल है ना, आपने एफबीटी मुझसे नहीं पढ़ा ना, आपने मुझे यहाँ पहली दफा देखा, आपने कहा यही सर फर्रुख होंगे, तो शनाख्ती कार्ड देखा तुमने? इस बच्चे को पहले से पता, चूंकि मुझसे एफबीटी में पढ़ा है, इस बच्चे ने भी पढ़ा है, बहुत सारों ने पढ़ा है, तो इनको एक्चुअल में पता है कि ये फर्रुख मिर्जा, इनको पढ़ाना यहाँ पे है अलाउ, F4। बाकी सब ने अपेरेंस, जो सामने आगे इंसान का बच्चा आगे पढ़ाएगा हम मान लेंगे ये है, और मान लिया। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतने वेरिफिकेशन, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, तारीफ करें बच्चे में। नेक्स्ट, अपेरेंट अथॉरिटी का कैसे, अच्छा सर अपेरेंट अथॉरिटी का लोग वेरीफाई नहीं करते, तो पता कैसे चलती है अपेरेंट अथॉरिटी? अपेरेंट अथॉरिटी बच्चों को दो चीजों में पता चलती है, एक उस बंदे की पोजीशन, और एक प्रीवियस डीलिंग। एग्जांपल बनाते हैं। ये आएगा लिखा हुआ, अगर ये जो है ना पोजीशन और प्रीवियस डीलिंग ना भी लिखा खैर है, ये भी आगे आएगा लिखा हुआ, तो टेंशन नहीं। ये आगे पोजीशन तो आ गया, पहला पॉइंट तो आ गया पोजीशन। अच्छा भाई, एक आदमी होटल, एक होटल था, एक उसका मैनेजर, एक आदमी होटल का, एक सिगार वाले के पास जाता है और बोलता है मुझे फला होटल ने भेजा है सिगार खरीदने के लिए। तो उसने कहा आप कौन है? बोला जी मैं परचेज मैनेजर। कार्ड देखा उसका। आपके ख्याल में एक आम हालात में एक होटल क्या सिगार खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है। तो उसने उसकी पोजीशन देखते हुए, चूंकि वो परचेज मैनेजर है, उसको सिगार दे दिए। तो उस बंदे ने जिसने सिगार दिए किस चीज पे रिलाई किया? पोजीशन से जरिए अराइज हुई अपेरेंट अथॉरिटी। अब सुनते रहे गौर से, अगली एग्जांपल। दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे आपने इम्तियाज में उस कैशियर की पोजीशन से अंदाजा लगाया कि ये कैशियर इसी को पैसे
इस बच्चे ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट जब फीस दी टीएसए की, तो पोजीशन था अंदर। अब वही जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला कैंटीन के बाहर मिल जाता, बोलता है जरा बेटा फीस दे दो। आप देते फीस? नहीं देना। कभी भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अलावा किसी को फीस, ना मुझे, ना हसान को, ना फहीम को, किसी को भी नहीं। मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, मैं मांगूंगा नहीं फीस, ऐसा ऑब्वियसली बात है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए लॉजिकली। नेवर गिव फीस टू एनीवन जब तक आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट पहुंच ना जाए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला भी अगर आपको कैंटीन के बाहर मिल जाए ना, यार मैं यहीं खड़ा हूँ, यहीं दे दो पैसे, तब भी मत पैसे दीजिएगा उसको। बोले अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके पैसे दूंगा मैं, सीसीटीवी के सामने। आप भाग गए, फिर टीएसए बोलेगा आपने किसको पैसे दिए, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो ये पोजीशन होगी, तो आप रिलाय कर सकते हैं। एक आदमी कैंटीन में खड़ा, कैंटीन के बाहर खड़े होकर आपसे पैसे मांगे, उसको मत पैसे दीजिएगा कभी। आगे चलें, प्रीवियस डीलिंग एग्जांपल मानते, बड़ा अहम पॉइंट है ये। आपकी एक पंखों की दुकान है, किसकी? फैन सेलर। एक कंपनी से एक शख्स आया, बोला मैं फला एबीसी कंपनी से आया हूं, मुझे एक फैन चाहिए। उसने बोला ठीक है भाई, कौन है आप उस कंपनी में? उसने बोला मैं उस कंपनी में अकाउंटेंट है। अब आप बताओ, रूटीन में क्या अकाउंटेंट किसी कंपनी के लिए पंखा खरीदने आता है? तो पोजीशन तो ऐसी नहीं है कि उस पर रिलाय किया जा सके। तो उसने बोला अच्छा आप बैठे। अंदर गया, कंपनी को फोन मिलाया कि भाई साहब हेलो, आपकी कंपनी से अकाउंटेंट आया है, बोला पंखा चाहिए उधार पे, तो आपने अकाउंटेंट को भेजा है? कह रहे हाँ। तो अकाउंटेंट थोड़ी आता है इस काम पे, तो परचेज मैनेजर आता है यार, वो छुट्टियों में गए हुए ना, ये हमारे जानने वाला है, ये भरोसे का आदमी, हमने इसको भेजा है। अच्छा ठीक है। आपने फोन रखा और उसको पंखा दे दिया। आपने उस अकाउंटेंट को जो पंखा दिया, उसकी एक्चुअल अथॉरिटी पे रिलाय किया या अपैरेंट अथॉरिटी पे? Actual. एक्चुअली आपने फोन करके वेरीफाई किया कि इसके पास अथॉरिटी है भी, या क्योंकि पोजीशन से तो पता नहीं चलना। ये बहुत अहम पॉइंट ही समझ में आया तो आगे समझ में आएगा। जिस बच्चे के समझ में ना आया पूछ ले। आपका काम क्या है? बेचना, पंखे बेचना काम है। एक आदमी आया किसी कंपनी से, बोला मैं फर्स्ट तौर पे टीएसए से आया हूं। उससे बोला टीएसए से आए हो क्या करने? पंखा खरीदने। कौन हो तुम टीएसए में? अकाउंटेंट। अबे अकाउंटेंट थोड़ी, आपको लगता है अकाउंटेंट की पोजीशन है जो पंखा खरीदे जाके? तो इसका मतलब है आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। आपने फोन किया टीएसए कि भाई ये फला अकाउंटेंट आया पंखा खरीदने, टीएसए ने कहा हाँ इसको दे दे पंखा, ये अभी हमारा परचेज मैनेजर छुट्टी पे गया हुआ है, ये भरोसे का आदमी, इसको भेजा है हमने। तो आपने उस अकाउंटेंट की अपैरेंट अथॉरिटी पर रिलाई किया या एक्चुअल अथॉरिटी वेरीफाई करी? एक्चुअल अथॉरिटी वेरीफाई करी, क्योंकि अपैरेंट अथॉरिटी नजर नहीं आ रही। अकाउंटेंट से पता चल रहा है परचेज का नहीं। समझ रहे बात को? खैर, उसको इसको ना थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ देना, इस बात को मैं आपका जवाब दे दूंगा, पहले मैं अगर अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। 2 दिन बाद, अच्छा अकाउंटेंट लेके चला गया उधार पे पंखा, 2 दिन बाद पैसे आ गए। कहां से पैसे आ गए? कंपनी से पैसे आ गए या टीएसए से पैसे आ गए? किसके पास आ गए? पंखे वाले के पास पैसे मिल गए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। सही है। एक हफ्ते बाद अकाउंटेंट फिर आ गया, अस्सलाम वालेकुम जी भाई, पंखा लेने आया हूं उधार पे। आपने फिर बोला भाई यार ये फिर अकाउंटेंट आ गया यार, भाई कौन सी कंपनी है अकाउंटेंट को बेचती है पंखा खरीदने? फिर आपने फोन किया, हेलो भाईजान ये अकाउंटेंट फिर आ गया पंखा मांगने उधार पे। हाँ हाँ दे दे पंखा, कोई बात। आपने पंखा दे दिया, 2 दिन बाद फिर पैसे आ गए। तो आपने किस पे रिलाई किया, अपैरेंट या एक्चुअल? एक्चुअल। सुनते रहे कहानी। एक हफ्ते बाद फिर अकाउंटेंट आ गया, भाईजान पंखा, भाई पंखे बड़ा खराब हो रहे हैं तुम्हारे, हाँ जल रहे हैं पंखे, गर्मी बहुत है ना भाई, एक के बाद एक पंखा जल रहा है, हम पंखा ला रहे हैं। आपने बोला यार 2 दफा से तो ये बंदा पंखा लेके जा रहा है, और जब जब मैं कंपनी को फोन करता हूँ वो यही कहता है हाँ ये अकाउंटेंट हमारा पंखे लेता है, और हमेशा पैसे भी आ जाते हैं। तीसरी दफा आपने प्रीवियस डीलिंग की बुनियाद पे उसको पंखा दे दिया। डिड यू आस्क फॉर द एक्चुअल अथॉरिटी? नो, you relied on apparent authority, and this time apparent authority arises not because of the position but because of पिछली 2 दफा की डीलिंग को सामने रखते हुए आपने कहा ये अकाउंटेंट ही लेके जाता है भाई इनके पंखे, इसके बाद अथॉरिटी। अपैरेंट है ना, एक्चुअल तो आपने फोन करके वेरीफाई नहीं किया। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? तो ऐसा होता है,
कुछ लोगों की पोजीशन की बेस पे हम अंदाजा लगाते हैं कि उनके पास अपैरेंट अथॉरिटी है, और कुछ जगह पे पोजीशन नहीं होती लेकिन पिछली इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती है तो हम कहते हैं पहले भी कई दफा बंदा पैसे ले जा चुका है, वापस कर देता है। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? अपैरेंट अथॉरिटी में कोई सवाल? फिर मैं इनके सवाल पे जाऊंगा बच्चे के। खत्म बात, आ गया। अच्छा, इन्होंने एक सवाल किया सर, एक्चुअल अथॉरिटी जब हम वेरीफाई करते हैं उसके दो तरीके नजर आ रहे हैं लिखे हुए, एक्सप्रेस और एग्जाम्पल बना लेते तफसील से। मिसाल बनाते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मेरी पंखे की दुकान है, मेरे पास एक बंदा है अकाउंटेंट, बोला भाई मेरे कंपनी ने भेजा है तो आप मुझे पंखा देते हैं उधार पे। तो उसने कॉल करी, कॉल करके बात करी, तो एक्सप्रेस में क्या है ये? वर्बल एक्सप्रेस। या उसने व्हाट्सएप किया तो ये एक्सप्रेस में क्या हो गया? रिटन। अब ये इम्प्लाइड जो है ना असल में एक्शन, ये सारी एग्जांपल अजीब सी होंगी क्योंकि एक्शन अजीब सा है, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं। अब एग्जांपल बात है कि पंखे वाले की दुकान के रोड क्रॉस करके सामने कंपनी है जहां से अकाउंटेंट आया है, तो पंखे वाले ने उधर से मैनेजर को इशारा किया कि ये आए हैं, तो बोला हाँ, इशारे से बोला इसको दे दो, तो एक्शन। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये इम्प्लाइड की जितनी भी एग्जाम्पल्स होंगी ना, ये नॉन ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल्स होंगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्शंस की बुनियाद पे नहीं होता। आप फाइन के पास जाएंगे एडमिशन के लिए, आपने इशारे से बोला F4, उसने इशारे से, ऐसे कैसे होगा यार? मतलब ये इशारों में कौन करता है यार? जुबानी हो सकता है, वर्बल, रिटन हो सकता है, वर्बल हो जाएगा एडमिशन, वर्बल भी हो जाएगा, वर्बल भी एडमिशन, सॉरी वर्बल कह रहा हूं, एक्शन से, एक्शन से एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। सही में एग्जाम्पल दे दी मैंने। अगला सवाल, लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी एजेंसी लॉ के तहत कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके ऊपर लायबिलिटी का बोझ होता है? आप बोलेंगे आम हालात में लायबिलिटी का बोझ किस पे होता है? द प्रिंसिपल विल बेयर द लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हमारी सबसे इनिशियल एग्जांपल क्या थी? टोयोटा ऑथराइज्ड डीलर। कल को अगर गाड़ी में कोई खराबी निकली तो आम हालात में, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, उस गाड़ी में आने वाली खराबी का जिम्मेदार कौन होगा? टोयोटा, विच इज प्रिंसिपल, शोरूम वाला नहीं होगा। लेकिन ये सब कहां बोल रहे हैं? आम हालात में। कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होता बल्कि एजेंट होता है। तो आपसे कोई एग्जाम में या कहीं भी पूछे, भाई कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल की होती है आम हालात में। जैसे आम हालात में दो आदमी बाइक पे बैठ सकते हैं, लेकिन कभी कभी डबल सवारी पाबंदी होती तो नहीं बैठ सकते स्पेशल कंडीशन में, लेकिन आम हालात में बैठ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आम हालात में हु बेयर्स द लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्रिंसिपल। बट इन सम कंडीशंस एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल। सर वो स्पेशल कंडीशन क्या होती है? स्पेशल कंडीशन नंबर 1, जब एजेंट पर्सनल लायबिलिटी ले ले। क्या मतलब? आप एक दुकान पे गए, आपने बोला भाई साहब ये पंखा कितने का है, ब्ला 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 ब्ला। फिर एजेंट ने बोला ये पंखा इतने का है, ये वो, आप खरीदें। आपने बोला पंखा खराब तो नहीं हो जाएगा ना यार, आजकल बड़े खराब हो रहे पंखे। यार हम किस लिए बैठे, हम है ना, आप छोड़े कंपनी, आप मुझे आके पकड़िएगा, 30 साल पुरानी दुकान है हमारी। इस किस्म की बातें बोलते हैं एजेंट, दुकानदार। लीगली पता क्या होता है? इससे पर्सनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है। तुम ना केक खाया करो क्लास में, इसमें शोर नहीं होता, चिप्स मत खाया करो। समझ में आ रही है बात? तो क्या कह रहा था मैं? उनकी पर्सनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है। जब आम हालात में उस पंखे के खराब होने की जिम्मेदारी किसकी है?
आम हालात में अगर वो पंखा खराब हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? जीएफसी फैन, पाक फैन। लेकिन पंखा बेचते हो, अगर पंखे वाले ने कहा मैं हूं, मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, बोल डायलॉग, शाहरुख खान, सस्ते शाहरुख खान, देख फंस गए ना, मैं हूं ना कह के। अब समझ में आई बात? दूसरी स्पेशल कंडीशन, व्हेन देयर इज अ कल्चर। कल्चर क्या मतलब? मिसाल के तौर पे एक आदमी, कस्टमर दुकान पे गया और एक टी शर्ट पसंद करी, और दुकानदार से बोला यार शर्ट का कलर खराब तो नहीं होगा? उसने बोला नहीं नहीं, कंपनी बहुत बड़ी है। उसने अपने पे नहीं ली, उसने ये नहीं कहा हाँ हम बैठे हुए ना, हम किस लिए बैठे हैं, हम दुकान इतनी बड़ी लेके, नहीं नहीं, उसने बोला कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इंशाल्लाह कलर नहीं निकलेगा। दुकान को कस्टमर घर टी शर्ट लेके चला गया, धोई, कलर निकल गया। दुकानदार के पे आया, बोला यार ये तो कलर निकल गया। दुकानदार ने कहा हाँ यार मैं अभी कंपनी को कंप्लेन करता हूँ। कंपनी कंप्लेन की, कंपनी ने कहा आप खुद देखो। उसने बोला आपका दिमाग खराब है, खुद देखो, शर्ट आपने खराब बनाई है, मैं तो खाली शॉपकीपर हूँ, सेलर हूँ, मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? उन्होंने बोला भाईजान जिस दुकान पे आप बैठे हुए ना, जिस मार्केट में, वहां का कल्चर ये है कि प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होता बल्कि एजेंट जिम्मेदार। इसका मतलब ही कल को कभी कारोबार करें एज एन एजेंट, तो जिस इंडस्ट्री में, जिस मार्केट में, जिस फील्ड में काम करें, वहां का कल्चर चेक कर लें कि कहीं वो ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं है जहां, क्योंकि जब ये अदालत में केस गया ना, ये केस है, केस अदालत में गया तो अदालत ने पूछा एजेंट से पहले ये बताओ तुमने कोई पर्सनल लायबिलिटी तो नहीं ली थी कस्टमर से? नहीं नहीं जज साहब मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा मैं देख लूंगा ये वो, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा ये बताओ तुम काम कहाँ करते हो? वो जज साहब मेरी दुकान है उधर तारे के रोड पे। भाई वहां का तो कल्चर ही है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि एजेंट से। और कलर छोड़ दो। समझ आई बात? तो एक आदमी था, उसकी टांग नीली हो गई, डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला जहर फैल रहा है, टांग काटनी पड़ेगी, टांग काट दी। थोड़ी देर बाद दूसरी टांग भी नीली हो गई, डॉक्टर का भाई जहर फैल रहा है, दूसरी टांग भी काट दो। बाद में बचा उसकी धोती रंग छोड़ ली थी। कलर छोड़ने के बदल मसले मसाइल बहुत हैं, आगे चलें। स्पेशल कंडीशन नंबर 3, वेयर एजेंट रिफ्यूजेस टू आइडेंटिफाई। तीसरा केस सुने भाई जल्दी जल्दी से। शॉपकीपर ही तो एजेंट, तो बेटा तो बताया ना इस एग्जाम्पल में एजेंट कौन है, चलो शुरू से करते हैं बच्चों। इस एग्जाम्पल में एजेंट कौन है? जो किसी और की शर्ट बेच रहा है। प्रिंसिपल कौन है? टी शर्ट मैन्युफैक्चरर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड पार्टी कौन है? कस्टमर या बायर। सही है भाई, जाऊं आगे। स्पेशल कंडीशन नंबर 3, एजेंट रिफ्यूजेस। ये भी केस है। केस क्या हुआ भाई? एक आदमी ने कूलर खरीदा, क्या पानी का कूलर होता है ना, वो खरीदा। दुकानदार ने कहा 8 घंटे गारंटी है पानी ठंडा रहेगा। रहबर वालों का कूलर है ये, 8 घंटे पानी ठंडा रहता है इसमें। वो ले गया, 2 घंटे बाद पानी गर्म होना शुरू हो गया, वो वापस ले आ गए। भाई आप तो 8 घंटे कह रहे, देखे ना कंपनी पे लिखा हुआ है, कूलर पे लिखा हुआ है कंपनी ने 8 घंटे तक कूलिंग रहेगी। उसने बोला ये तो नहीं कर रहा काम। उसने कहा जहां पे कंपनी को पकड़े। दुकानदार ने बोला कस्टमर को जाओ कंपनी को पकड़ो। कहते लाओ कंपनी का नाम पता। अरे पता नहीं, ये तो रैबर कूलर मैंने ऐसे मजाक में कह दिया ना, बीच में इसको वापस कर दें, स्किप कर दें बात, अभी पता नहीं चल रहा कूलर की कंपनी कौन है। तो उसने बोला ठीक है, मुझे कस्टमर ने कहा दुकानदार को दिलाएं कंपनी का नाम पता एड्रेस। उसने बोला नहीं। कह रहे यार तुम कैसे एजेंट हो, तुम्हारे पास तुम्हारे प्रिंसिपल का नाम पता नहीं है, तो माल कैसे खरीदते हो उससे? वो पीर वाले दिन गाड़ी आती है दोपहर 2 बजे, उससे हम कूलर लेते हैं, पैसे देते हैं, वो चला जाता है। वो चलो पीर का इंतजार करा, पीर आया पर गाड़ी नहीं आई। मंगल को भी गाड़ी नहीं आई, गाड़ी आना बंद हो गई। अब कस्टमर कह रहे एजेंट को यार आप बताएं ना। कह रहे भाई मेरे पास कोई है ही नहीं। तो लॉ कहता है व्हेन एजेंट रिफ्यूजेस और अनेबल टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल देन एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि आम हालात में हमने क्या पढ़ा, कौन जिम्मेदार है, लेकिन खास हालात नंबर 3 में एजेंट के पास राब्ते के लिए कोई चीज नहीं है प्रिंसिपल की, तो वही जिम्मेदार है। जी बेटे भाई पता ही नहीं चल रहा ना कहाँ है वो, अभी हमें नहीं पता ना, हो सकता है एजेंट झूठ बोल रहा हूं। ये तो बेटा ब्लर है ना चीज। अभी एजेंट ने क्या बोला, हर पीर को गाड़ी आती है मैं सामान खरीदता हूं, ये तो कह रहा है ना, साबित कहां हुआ ये? और वैसे भी एजेंट नालायक है ये कैसा एजेंट है, इसके पास प्रिंसिपल का नाम पता नहीं है। आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसके बारे में नहीं पता, आप किसी के बिहाफ पे दुनिया से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। सोचे ना कितनी अजीब सी बात है, मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव बन के उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं।
और मुझसे पूछे हाँ भाई किसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का है पता नहीं, तो भाई एजेंट जिम्मेदार। कोई सवाल? नेक्स्ट, स्पेशल कंडीशन नंबर 4, बोगस फिक्टिशियस फेक प्रिंसिपल। क्या मतलब? आप यहां तारिक रोड पे गए, एक दुकान के बाहर लिखा हुआ एरोसॉफ्ट, आपने कहा भाई जूता खरीदना है यार, आप अंदर चले गए, जूता खरीदा आपने, जूता पहन के बाहर आए। अच्छा एरोसॉफ्ट मैंने एग्जांपल दी थी, केस में तो कुछ और नाम था, मुझे नाम याद नहीं, जूते की कंपनी का, मैंने ऐसे एरोसॉफ्ट ठोक दिया, ऐसे एरोसॉफ्ट नहीं है कोई और का, बहरहाल है ये केस अदालत में। इन शॉर्ट ये कि आप उस दुकान पे गए, आपने जूता पसंद किया, जूता पहना, जबरदस्त, पैसे वैसे दिए, घर, थोड़ी देर बाद जूते ने तंग करना शुरू कर दिया, आप दुकान पे वापस गए, आपने बोले जूता तो यार अजीब तंग कर रहा है ये, कह रहे हैं ऐसे ही होता, कह रहे हैं क्या बात करो यार, उस दिन तो इतना सॉफ्ट था एरो सॉफ्ट, अभी तो एरो हार्ड हो गया, तो ऐसे बोल रहा एरो हार्ड है नहीं, मतलब ये तो ऐसे ही हमने ऐसे ऐड कर दी चीज। उसे बोला नहीं ये है जूता, आपको पहनना है पहने, नहीं तो फेंक दें जूता। उसने बोला यार आप अजीब बदतमीज आदमी है, मैं आपकी केस कर दूंगा, कर दो केस। उसने केस कर दिया, अदालत ने एजेंट को बुलाया, प्रिंसिपल को बुलाया, एरोसॉफ्ट, हमारी एग्जाम्पल में एरोसॉफ्ट, एरोसॉफ्ट से बोला ये जो आपका एजेंट है, एरोसॉफ्ट ने बोला ये मेरा एजेंट ही नहीं है, पता नहीं कौन है, हमारे नाम से कंपनी खोल के दुकान खोल के बैठ गए। लो भाई पता चला एजेंट साहब फेक एजेंट है, एजेंट ही नहीं है। तो इस सूरत में फिर प्रिंसिपल जिम्मेदार, जाहिर है एरोसॉफ्ट थोड़ी जिम्मेदार होगा, जो एरोसॉफ्ट का झूठा नाम इस्तेमाल कर रहा है वो जिम्मेदार होगा। केस में, एक्चुअल केस में एरोसॉफ्ट नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो इंटरनेशनल कंपनी का नाम भूल गया मैं, जूते की कंपनी थी कोई, पिशावरी चप्पल नहीं है बेटा। पिशा, किसी का कोई सवाल? जाऊं आगे? रिवोक कहते हैं टेकिंग बैक, रिवोक कहते हैं टेकिंग बैक। अदालत लॉ ये कहता है जब जब किसी को अथॉरिटी दें, जिस जिसको बताएं अथॉरिटी देने का, उसको बताएं अथॉरिटी वापस लेने का। याद है मैंने थोड़ी देर पहले ये पूरी कहानी तफसील से सुनाई थी, किसी को याद है? कौन बताएगा? किसमें? परचेज मैनेजर को एजेंट बनाया फिर निकाल दिया। तो लॉ ये कहता है रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी जरूरी है, गिविंग ऑफ अथॉरिटी, जिस जिसको बताएं अथॉरिटी दी है, फिर रिवोक करते हुए भी उसको बताएं। जब भी किसी एजेंट को निकाले ना, अब जुमला सुने, जब भी किसी एजेंट को निकालें, निकालने से पहले तमाम थर्ड पार्टीज को, किसको? ईमेल या मेल करें, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल आर स्टेक होल्डर्स दैट मिस्टर ए, ब्रैकेट में एजेंट का नाम, इज नो मोर आर परचेज मैनेजर, देयरफॉर the company shall not be responsible for any of the transactions conducted by him after 8 July 2024। ये ईमेल सबको करना जरूरी है, दिस इज रेवोकेशन ईमेल। अगर ये आपने ईमेल नहीं भेजी तो वो एजेंट निकाले जाने के बावजूद भी आपका एजेंट तस्वुर और माना जाएगा, और उस एजेंट का नाम क्या होगा? एजेंट बाय स्टॉपेल। एज याद आया? ये ना ये, इसमें एजेंट बाय स्टॉपेल तो नाम रखा था उसका। ठीक है भाई, तुमसे ना 25 रुपए अलग से लूंगा इस फीस के, देखना। पर डे रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद बच्चों टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। देखो अब हम कहां से शुरू हुए थे कहानी, हाउ एजेंसी रिलेशनशिप इज, और अब खत्म होने पे आ गई ये कहानी, चैप्टर भी खत्म होने पे आ गया। तो छोटा है, अब क्या करें, इसको दो दफा पढ़ लेना, छोटा लग रहा है ना तुम, इसको बेटा 2 अकाउंट दे दो, 2 नोट दे दो उसको। फिर आप करते को रखने के साथ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कैसे होती है भाई बच्चों? जब एजेंट और प्रिंसिपल, सिचुएशन नंबर 1, हाउ एजेंसी इज टर्मिनेटेड, जब एजेंट और प्रिंसिपल दोनों अग्री करें कि इस एजेंसी रिलेशनशिप को, जैसे ऑथराइज डीलर जो था टोयोटा का, वो ईमेल करे अब हम आपके साथ काम करना नहीं चाह रहे, टोयोटा ने कहा अल्लाह हाफिज, मतलब कोई सवाल? ठीक है, तो एजेंट, तो उसने क्या नाम है इसका,
ऑथराइज डीलर ने कहा अब हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, यू डिजर्व बेटर। समझ में आ रही बात? तो बात क्या हो गई, खत्म। पता नहीं, तो देखना पड़ेगा आप किसने बोला ये। समझ में आई बात? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी सिचुएशन नंबर 2, जब एजेंट और प्रिंसिपल में से कोई एक रेस्ट इन पीस हो जाए। याद रखें, अगर एजेंट और प्रिंसिपल में से कोई मर जाए, जैसे ऑथराइज डीलर जो था हमारा टोयोटा का, उस शोरूम को जो मालिक, जिस दिन मालिक मरेगा एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। या वो मर जाए, कंपनी बंद हो जाए, टोयोटा बंद हो जाए तो। अगर प्रिंसिपल और एजेंट में से कोई पागल हो जाए, याद रखें एजेंट और प्रिंसिपल में से अगर अदालत में साबित हो जाए कि कोई शख्स मेडिकली इंसेन है, वो क्या होता है, एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। याद रखें 18 से कम उम्र इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इंसेन पागल आदमी कॉन्ट्रैक्ट, इंटॉक्सिकेट टोन आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तुम क्या करोगे? स्नैप तो बंद की। आवाज तो नहीं आएगी इसमें मेरी? अबे यार चलो अब दिखाना मुझे क्लास के बाद, सर, अभी पोस्ट नहीं करो। कुछ नहीं करनी। हाँ, बच्चे तो दिखाएं, कॉपीराइट होता है, ऐसे नहीं आप हर चीज लगानी। क्या कह रहा था पता नहीं। 18 साल से कम उम्र इंसान कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कर सकते। इंसेन, ये मैं भूल ना जाऊं, बड़ा अहम पॉइंट है, इंसेन आदमी कॉन्ट्रैक्ट, इंसॉल्वेंट आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और एक और बात थी, इंटॉक्सिकेंट टोन आदमी कॉन्ट्रैक्ट। अगर अदालत में साबित हो जाए ना कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने वालों में से कोई एक आदमी मेडिकली साबित हो जाए कि वो इंटॉक्सिकेटेड था, नशे में था, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता। टर्मिनेशन एजेंसी, सर वो इंसेन आपने बोला कि कोई पागल हो जाए, तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कब उसे बोलेंगे कि भाई वो पागल जिस जैसी हरकतें वैसे करें या मेडिकल? ये देख मेडिकल, देख रहा है। मेडिकली ऑफ कोर्स। देखो तुम भी किसी न किसी के पीछे पागल हो, मैं वो पागल नहीं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पागल की बात हो रही है। अब समझ में आया? वो पागलपन पे नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक आदमी, एग्जाम्पल बनाते हैं, एक आदमी प्रिंसिपल था, एक आदमी एजेंट था। एजेंट को दौरे पड़ना शुरू हो गए। जब एजेंट पागल हुआ तो किसी को पता चला, उसने अदालत में केस किया, और जिस दिन पहला दौरा पड़ा उससे पहले तक के कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है, पहला दौरा पड़ने के बाद के कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड है, चूंकि एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो गए, चूंकि वो बंदा इस काबिल नहीं रहा कि लोगों के साथ अब डील कर सके। चूंकि देखो ना, ये नेगोशिएशंस किसके दरमियान होती हैं? ये नेगोशिएशन एजेंट और, तो अगर इंसेनिटी की वजह से एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता वन ही टूट गया तो टू कहां से आया? ठीक है। जब प्रिंसिपल बैंकरप्ट हो जाए, याद रखें थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, इंसॉल्वेंट आदमी भी कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ये कहता है अगर एक शख्स ऑथराइज, फर्स्ट करें टोयोटा जापान इंसॉल्वेंट हो गया, जुमला सुने, टोयोटा जापान उधर क्या हो गया, एसेट कम पड़ गए, लायबिलिटी, अदालत ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया टोयोटा जापान को। जैसे ही टोयोटा जापान उधर डिक्लेयर होगा बैंकरप्ट, शारा फैसल पे जो ऑथराइज डीलर बैठा हुआ है ना, इसकी एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। सही है बच्चों? और आखिरी बात, लेकिन मैंने आप थोड़ी देर पहले आप जुमला, अब मैं इसको मजीद पढ़ा रहा हूं। आम हालात में कॉन्ट्रैक्ट का जिम्मेदार कौन होता है, और प्रिंसिपल अगर बैंकरप्ट हो गया तो रिलेशनशिप। खास हालात में कॉन्ट्रैक्ट का जिम्मेदार कौन होता है, उस खास हालात में से किसी एक में अगर एजेंट बैंकरप्ट हो गया तो एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। अब पूरा जुमला क्या बना दोबारा से, आम हालात में हु इज रिस्पॉन्सिबल टू बेयर द लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और प्रिंसिपल अगर बैंकरप्ट हो जाए उन आम हालात में तो एजेंसी रिलेशनशिप। लेकिन खास हालात में, वो 4 खास हालात पढ़ाए थे मैंने आपको, 4 थे ना, याद है? दिखा दो। नंबर 1 एजेंट पर्सनल लाइबिलिटी ले, नंबर 2 कल्चर, नंबर 3 रिफ्यूजेस, नंबर 4 फेक। इन चारों हालात में से किसी एक हालत में अगर एजेंट बैंकरप्ट हो जाए, जैसे एजेंट ने पर्सनल लाइबिलिटी ली हुई है,
हर पंखे को बेचते हुए ये कहता है मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, मैं इसको सही करा के दे दूंगा। भाई मैं हूं, आप छोड़े पाक फैन को, छोड़े हम इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे हुए, हम पाक फैन के सबसे बड़े डीलर हैं, हमारी वजह से तो पाक फैन चलता है। कुछ होते लंबी लंबी फेंकते हैं, तो बस हम हैं। तो लॉ कहता है अगर इस सूरत में ये एजेंट हो गया ना बैंकरप्ट, तो एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन पाक फैन एंड दैट एजेंट विल बी क्लोज्ड, टर्मिनेटेड। कोई सवाल? क्लास अगली क्लास में जरूर, वैसे आइडियली है ना पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख के आया करें।